हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? तो रिएक्शन मैकेनिज्म लेक्चर 4 पहुंच गए हम लोग, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जिससे मैक्सिमम लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सर ये न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी या न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या डिफरेंस है, और सर कैसे हम इनका ऑर्डर को अरेंज करें। तो आज पूरा 100% क्रिस्टल क्लियरिटी आपको मिलेगी, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लॉजिक के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ एंड वीकेएसटी ट्रिक के साथ भी, सारी चीज़ें, सो दैट कि आज के बाद आप न्यूक्लियोफिलिसिटी का एक सिंगल क्वेश्चन आपसे ना छूट पाए। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सही तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से देखना है, प्रॉपर नोट्स बना लेने हैं इसके, जो मैं बोलूँ उसको चुन चुन के लिख लेना है प्रॉपर अच्छे तरीके से, है ना। और शुरू करते हैं बेटा आज फाइट, है ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी, है ना, WWE की बात आज करते हैं। चलिए, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू, मोस्ट वेलकम टू माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। तो भाई अब ये चीज़ बात करें हम लोग यहाँ पर, तो ये चीज़ मैं आपको कई बार दिखा चुका हूँ, अब तो इसमें कुछ मैं बोलूँगा ही नहीं, जस्ट दिखाऊंगा। बार बार क्यों दिखा रहा हूँ आपको बता चुका हूँ, सो दैट कि आपकी नज़र पड़ती रहे, है ना। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट वाली बात भी हम तब से अब तक करते ही जा रहे हैं, बिल्कुल भी करते चले जा रहे हैं, इसको भी मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। सिमिलरली हम यहाँ पर भी जो बात कर रहे हैं ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। तो बस जस्ट एक बार देखो और आगे बात करें। एंड द नेक्स्ट थिंग इज न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो पहले न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी और यहीं पर बेसिसिटी, सारी चीज़ें मिला के हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, ये चीज़ हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बेटे, जीओसी वगैरह में भी कई जगह हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्या कि विच वन इज मोर डोमिनेटिंग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज ऑफ एटम। तो मैं सिंपल सी बात बताता हूँ बेटा, जब आप एलोंग ए पीरियड मूव करते हो लेफ्ट टू राइट, जब आप एलोंग ए पीरियड मूव करते हो लेफ्ट टू राइट, है ना, जब आप पीरियड की बात करते हो लेफ्ट टू राइट, है ना, तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ सेल सेम होती हैं, सेम नंबर ऑफ सेल, सेम सेल होते हैं। सेकेंड पीरियड में 2 सेल होंगी, थर्ड पीरियड में 3 सेल होंगी। तो चूंकि सेल नंबर सेम होता है, साइज में नो डाउट जब आप इधर से इधर जाते हो तो साइज चेंज होता है, थोड़ा बहुत डिक्रीज होता है, बट बेटा बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफ़ी चेंज होता है। तो चूंकि आप एलोंग ए पीरियड जब बात करते हो तो उसमें सेल नंबर सेम रहती हैं, 2 सेल है तो 2 रहेंगी, सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड है, अगर आप थर्ड पीरियड की बात करो तो उसमें 3 ही सेल होंगी। बात समझ रहे हो ना बेटे? तो इसलिए यहाँ पर जब हम एलोंग ए पीरियड बात करेंगे तो हम साइज की बात नहीं करेंगे, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे। सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे एलोंग अ पीरियड, है ना। सो एलोंग द सेम पीरियड साइज ऑलवेज ऑलमोस्ट सेम सेल की वजह से, है ना, बट देयर इज ए बिग डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे लिथियम से अगर हम बात करें फ्लोराइड आयन तक या फ्लोरीन तक की बात करें तो ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। देयर इज ए वेरी बिग डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो along a period we check electronegativity only, not size। जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो बेटा यहाँ पे सेल नंबर चेंज होता है, साइज बढ़ता है कुछ इस तरह से, है ना, क्योंकि जब आप पहले सपोज सेकेंड पीरियड में हो तो 2 सेल होंगी, थर्ड पीरियड में पहुंचे तो 3 सेल होंगी, फिर 4 होंगी, 5, तो सेल नंबर बढ़ता जाता है, साइज बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैटर नहीं करेगा, यहाँ पर क्या मैटर करेगा, साइज मैटर करेगा। तो बस ध्यान आपको क्या रखना है, मैंने क्या बोला यहाँ पर, मैं आपको सिर्फ 2 मिनट में ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप एलोंग ए पीरियड की बात करो तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करना, और एलोंग ए ग्रुप बात करो तो साइज की बात करना। ये बात मैं आपको पहले भी बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। सो एलोंग ए पीरियड ऑलवेज कंसिडर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलोंग ए पीरियड, है ना, नॉट साइज, बिकॉज एलोंग द पीरियड सेम साइज रिमेन्स, है ना, साइज लगभग वही रहता है ऑलमोस्ट, बट एलोंग ए ग्रुप ऑलवेज कंसीडर साइज। तो एलोंग ए ग्रुप साइज डोमिनेट करेगा। तो जब आप ग्रुप की बात करोगे साइज डोमिनेटिंग होगा, साइज डोमिनेट करेगा, और जब आप पीरियड की बात करोगे तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेट करेगा। बस यहाँ पर मेरा यही कहने का मतलब था। बढ़ते हैं नेक्स्ट और आगे की बात करते हैं। जरा देखिए जनाब, न्यूक्लियोफाइल और बेस, थोड़ा सा इन चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझना बेटा। हालांकि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। न्यूक्लियोफाइल बेटा क्या होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग, है ना, या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर ये सबस्ट्रेट है, दिस इज सबस्ट्रेट, दिस इज सबस्ट्रेट, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसमें ये जो लगा हुआ है दिस इज लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है तो यहाँ पर माइनस आता है, यहाँ पे प्लस आता है ना, यहाँ पर भी देखो माइनस है, या लोन पेयर हो सकता है। न्यूक्लियोफाइल के पास क्या हो सकता है, या तो नेगेटिव चार्ज होगा बेटा, या फिर लोन पेयर होगा, दोनों में इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, राइट। तो क्या करता है बेटा, ये जाके अटैक करता है, और कहाँ पे अटैक करता है, चूंकि इस पर माइनस चार्ज है तो वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी। तो भाई ये हटेगा यहाँ पर, तो इस पर माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, तो देखो प्लस आया मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, यहाँ जाकर अटैक मारेगा। सो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा यहाँ जाकर इस प्लस को, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे कि ये न्यूक्लियोफाइल है ना। जनरली जो न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शंस होती हैं बेटा, ये इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं, और जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं वो रेट के थ्रू कंट्रोल होती हैं,
रेट के थ्रू प्रोडक्ट का क्या स्टेबिलिटी है उससे मैटर नहीं करता है। ये रिएक्शन ये कितनी तेजी से यहाँ पे आके अटैक किया ये उस पर मैटर करता है। इस प्रोडक्ट की क्या स्टेबिलिटी है, ये कम स्टेबल बना, ये ज़्यादा स्टेबल बना, ये उस पर डिपेंड नहीं करता है, ये रेट पर डिपेंड करता है। और जो रेट डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज होती है इनको बोलते हैं केसीपी, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं उनको बेटा? केसीपी, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, राइट। बेस की बात करें तो बेस क्या करता है बेटा? देखो यहाँ पर माइनस, यहाँ H प्लस है, ये H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करता है, ये H प्लस को क्या करता है? एब्स्ट्रैक्ट करता है। सो प्रोटॉन एक्सेप्टिंग, H प्लस को प्रोटॉन बोलेंगे, प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी इज बेसिक नेचर। अरे बेटे अभी और इसको और अच्छी तरह से मॉडिफाई करेंगे, डिफाइन करेंगे, इसको और अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो समझ में आया बेटा? दोनों पे माइनस चार्ज था, इस पर भी माइनस, इस पर भी माइनस। सेम देखो, सेम सब्सटेंस यहाँ पर इस रिएक्शन में है और सेम सब्सटेंस यहाँ पर इस रिएक्शन में है। पहले वाले रिएक्शन में ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, दूसरे वाले रिएक्शन में ये बेस का काम कर रहा है। कैसे बताओ बेटे? क्योंकि यहां पर जाके अटैक कर रहा है, इस बॉन्ड को तोड़ रहा है, तोड़ने के बाद लीविंग ग्रुप बाहर जा रहा है और बेटा यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पर कम है वहां पर अटैक करके चिपक जा रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना दे रहा है। देखो OCH3 यहाँ पर अटैक हुआ और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड जनरेट कर दे रहा है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे देखो बन जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। बट इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि इसने H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। तो अब ये भी कह सकते या तो H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा या फिर ये क्या करेगा कि H प्लस को अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। भाई एक्सेप्ट करेगा मतलब क्या कि H प्लस की इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है ना, तो ये भी तो बोल सकते ना कि इलेक्ट्रॉन पेयर H प्लस को डोनेट करेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन पेयर H प्लस को नहीं डोनेट कर रहा है, किसी और स्पेसीज को डोनेट कर रहा है। तो जनरली जो बेस का ये रिएक्शंस होती हैं बेटा, ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं और ये स्टेबिलिटी कंट्रोल्ड होता है, मतलब कि प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी के बेसिस पे रिएक्शन चलती है। जबकि अगर आप न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन की बात करो तो बेटा ये कितनी तेजी से फास्ट गया स्लो गया ये उस पर डिपेंड करता है, रेट कंट्रोल होता है, इसको बोलते हैं काइनेटिकली, है ना कंट्रोल प्रोडक्ट बना इसको बोलते हैं, जो रेट पर डिपेंड करता है कि कितना फास्ट मूव हुआ कितना स्लो मूव हुआ। बट यहाँ पर इसके फास्ट और स्लो मूव होने से मतलब नहीं है बेस के, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना वो स्टेबल है कि नहीं है ये उस पर डिपेंड करता है। ये स्टेबिलिटी कंट्रोल्ड होता है, स्टेबिलिटी कंट्रोल प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं TCP, थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। और जनरली ये रिएक्शंस रिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं। तो मुझे लगता है कि आप ये बात समझ गए होंगे। अच्छा, ये KCP TCP को एडिशन रिएक्शन में बेटा आप और डिटेल में बहुत अच्छे समझोगे, तो अभी तो आपने आइडिया लिया है इसका, ठीक है। सो न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी टू जनरेट सिग्मा बॉन्ड, है ना। बेसिकली ये स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल है। क्या ये? स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, पावर ऑफ न्यूक्लियोफाइल होती है। सो स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल या पावर ऑफ न्यूक्लियोफाइल को ही हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी, इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिसिटी, इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो किसी भी न्यूक्लियोफाइल की बेटा जो पावर होती है, स्ट्रेंथ होती है ना, वही उसका न्यूक्लियो। जितना ज़्यादा पावरफुल होगा मतलब जितने जल्दी अटैक करने के रेट कंट्रोल है ना, जितना जल्दी अटैक मारेगा, है ना, स्पीड पर मैटर करेगा, जितना जल्दी अटैक मारेगा बेटे, है ना, वो उतना ही अच्छा उसका स्ट्रेंथ होगा, उतनी अच्छी उसकी पावर होगी और वही उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी। सो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज नथिंग, इट्स जस्ट पावर ऑफ या और स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। बेस क्या है? प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, जनरली इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, राइट। और जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो KCP होते हैं, जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो TCP होते हैं। KCP क्या होता है, TCP क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया। सो ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस आर रेट कंट्रोल पर। जितने भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं बेटा वो स्पीड पर डिपेंड करते हैं कि कितना तेजी से अटैक किया, उस पर बेस्ड वो रिएक्शन चलती है। प्रोडक्ट का क्या स्टेबिलिटी है, कम स्टेबल बना ज़्यादा स्टेबल बना, उससे मतलब नहीं होता है। और जो रिवर्सिबल प्रोसेसेस होती है बेटा वो थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होते हैं, वो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करते हैं कि स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा तो रिएक्शन अच्छे से जाएगी, स्टेबल नहीं बनेगा तो रिएक्शन अच्छे से नहीं जाएगी। सो इस तरह से ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो बेस जनरली रिवर्सिबल रिएक्शन वाले पार्ट होते हैं और न्यूक्लियोफाइल जनरली इरिवर्सिबल वाले पार्ट होते हैं। ये जनरली जो इरिवर्सिबल वाले पार्ट होते हैं वो आपका KCP होते हैं, जो रिवर्सिबल वाले पार्ट होते हैं वो आपके TCP होते हैं। प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पर बेस्ड रिएक्शन चलेगी, यहाँ पर रेट पर बेस्ड रिएक्शन चलेगी, कि स्पीड पर बेस्ड रिएक्शन चलेगी। चलिए, आपको ये बात भी समझ में आती होगी बेटे। आगे देखते जाओ बढ़िया एकदम मस्त मस्त तरीके से बेटे। बेसिक डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड बेस क्या है? चलो अब समझते हैं और इसको थोड़ा सा और रिफाइन करते हैं कॉन्सेप्ट को। अभी आपने क्या सीखा कि न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, कहाँ पर? जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, सबसेट पे जाके अटैक मारता है और स्पीड के बेसिस पे रिएक्शन को कंट्रोल किया जाता है, KCP होता है। सो न्यूक्लियोफाइल इज ए कंपाउंड और एलिमेंट व्हिच डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोलो बेटा, टू एनी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड एक्सेप्ट H प्लस के अलावा अगर किसी भी स्पेसीज ने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर दिया दैट विल बी न्यूक्लियोफाइल, और अगर उसने H प्लस को डोनेट कर दिया सो दैट विल बी बेस। अरे भाई साहब क्या बेसिक डिफरेंस, मजा आया। चलिए थोड़ा पानी पीते हैं। यही चीज मैं आपको यहां पे समझाना चाह रहा था। जरा देखो मैं फिर से रिएक्शन लिख रहा हूं वो वाली।
CH3O माइनस था बेटा, और यहाँ पर CH3Cl था। देखिएगा ध्यान से, ये लीविंग ग्रुप था, एंड दी CH3 इज नॉट H प्लस, ये H प्लस तो नहीं है। फिर से हमने CH3O माइनस लिया, तो यहाँ पर हमने HOH ले लिया। समझिएगा जनाब, ठीक है, ये यहाँ पर H प्लस है, दिस इज H प्लस। अब ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करिए भाई, लीविंग ग्रुप बाहर निकलेगा माइनस, तो यहाँ प्लस आएगा। OH माइनस यहाँ पर है तो ये प्लस है। तो बेटा देखो, ये भी भाई इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, वो माइनस है तो प्लस के पास ही जाएगा। तो उसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये प्लस के पास गया, या इसने प्लस को खींच लिया। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन पेयर इस H प्लस के पास जा रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन पेयर इस CH3 प्लस के पास जा रहे हैं। तो अगर किसी भी निगेटिवली चार्ज्ड या लोन पेयर सब्सटेंस जो ऐसा है, अगर उसके लोन पेयर H प्लस के पास जा रहे हैं तो वो बेस का काम करेगा, और अगर H प्लस के अलावा कहीं और जा रहे हैं तो वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो बेटा कितना माइन्यूट सा डिफरेंस मैंने बताया। क्या आप इस बात को समझे क्या बेटे, क्या आप इस बात को समझे क्या बेटे, है ना। सो न्यूक्लियोफाइल इज अ कंपाउंड और एलिमेंट व्हिच डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यहाँ भी कमी यहाँ भी कमी, वहीं पर अटैक मारेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टू एनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड एक्सेप्ट H प्लस। इफ एनी एलिमेंट और कंपाउंड डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू H प्लस इज नोन H बेस। तो ये हमने आपको हर तरीके से समझा दिया कि बेस को आप इलेक्ट्रॉन, है ना, आप क्या प्रोटॉन एक्सेप्टर भी बोल सकते हो कि भैया ये यहाँ से प्रोटॉन ले भी ले रहा है, प्रोटॉन H प्लस को खींच ले रहा है, या अपने लोन पेयर को इसको दे दे रहा है। बट अगर वो H प्लस के साथ ऐसा कर रहा है तो वो बेस होगा, और किसी और के साथ ऐसा अगर हो रहा है तो वो न्यूक्लियोफाइल होगा। दिस इज द, और भी माइन्यूट सा डिफरेंस मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। चलिए बेटे, है ना, तो यहाँ तक बात आपको समझ में आती होगी आई थिंक। चलिए अब आगे की थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ा और आगे चीज़ों को और बढ़िया तरीके से समझते हैं। तो बेटा बेसिकली न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग पार्टिकल, ठीक है। अभी आपने देखा कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर, अभी ये चीज़, ये दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको समझाए। अब वो पॉइंट्स देख लेते हैं क्या है। देखो यहाँ पर H प्लस की बात हो रही है इसलिए बेस है, और यहाँ पर H प्लस की बात नहीं हो रही है, दोनों में इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, है ना, दोनों में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए जा रहे हैं। बेटा क्या क्लियर समझ में आ गया ना, क्या डिफरेंस है बेसिकली न्यूक्लियोफाइल और बेस में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब न्यूक्लियोफाइल क्या क्या, थोड़ा इनके बारे में समझते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी टू जनरेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड। तो भैया सिग्मा बॉन्ड देखो बनाया था कि CH3O माइनस जब यहाँ पे अटैक किया CH3 के साथ, तो देखो अटैक किया तो यहाँ पर बेटा इसने सिग्मा बॉन्ड एक बॉन्ड बना दिया कि नहीं बना दिया, बना दिया। और अभी मैंने बताया था कि जनरली कैसे प्रोसेस होती है, इरिवर्सिबल, और रिवर्सिबल है तो क्या होगा, KCP होगा। KCP मतलब रेट कंट्रोल, तो वही चीज़ें लिखी कि भैया ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, जनरली रेट कंट्रोल होते हैं। KCP होते हैं चूंकि काइनेटिकली कंट्रोल होते हैं, रेट पर बेस्ड होता है, प्रोडक्ट का जो बना है वो कम स्टेबल है या ज़्यादा स्टेबल, सो कोई लेना देना है उसको नहीं है। ये रिएक्शन इसके स्पीड पर चलेगी कि बढ़िया से अटैक मार रहा है, मस्त चलेगी रिएक्शन, राइट। तो इसलिए चूंकि काइनेटिक कंट्रोल है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड है, इसलिए इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं काइनेटिक प्रॉपर्टी। बताओ बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं कि नहीं बन सकते कि न्यूक्लियोफाइल कैसा प्रॉपर्टी, न्यूक्लियोफिलिक नेचर जो है कैसा प्रॉपर्टी, काइनेटिक प्रॉपर्टी, कौन सा काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट काइनेटिकली कंट्रोल्ड होता है, रेट कंट्रोल्ड। अब काइनेटिक की बात जहाँ पर आएगी, मूवमेंट की जहाँ पर बात आएगी बेटा, वहाँ पर रेट की बात तो होगी ही होगी, और इरिवर्सिबल की बात होती है यहाँ पर। अच्छा, ऐसे ही अगर हम बेस की बात करें बेटे, ऐसे अगर हम बेस की बात करें तो बेस क्या था, प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी टू H प्लस, टू H प्लस। चलेगा चलेगा। अब तो ये डिफरेंस क्लियर हो गया। रिवर्सिबल आपको मैंने अभी बताया था, और चूंकि ये प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी, भैया ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बना रिएक्शन बढ़िया से आगे चली जाएगी, कम स्टेबल बना कम आगे जा पाएगी, कम फिजिबल होगी। सो दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब दिस इज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, मतलब ये स्टेबिलिटी गवर्नड होगा, ये स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। और बेटा बताओ एसिडिक जो नेचर हमने आपको बताया था कि जो एसिडिक कैरेक्टर होता है डायरेक्टली पोस्टल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन होता है, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन होता है। तो बेटा बेसिक कैरेक्टर क्या होना चाहिए, बेसिक कैरेक्टर इज इन्वर्सली पोस्टल टू, ये डायरेक्टली पोस्टल होता है तो ये इन्वर्सली पोस्टल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन होगा। बोलो बेटे क्या यहाँ तक बात। अब बेटा बताओ कि आपको बेस क्या होता है, एकदम बढ़िया तरीके से क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, क्या न्यूक्लियोफाइल क्या होता है ये समझ में आया क्या, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, वो एक न्यूक्लियोफाइल की एक पावर होती है कि भैया दो चीजें हैं, दो न्यूक्लियोफाइल हैं, कौन खटाक से गया अटैक मारा तेजी से, वो उसकी पावर, वो उसकी स्ट्रेंथ है। तो अगर जो खटाक से जल्दी से गया है ना, रेट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, रेट की। दो चीज, दो लोग चले, ये पहले खटाक से पहुंच गया तो इसका पावर ज्यादा है, इसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, ये इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा, बिकॉज दिस इज रेट कंट्रोल। मतलब इसकी वेलोसिटी पे मैटर करेगा, इसके मूवमेंट पे मैटर करेगा, इसके काइनेटिक पर मैटर करेगा, इसके रेट पर मैटर करेगा न्यूक्लियोफाइल, राइट। बेस का मैंने आपको बताया अभी। चलिए तो यहां तक भी मैंने आपको बात समझा ली, यहां तक की बात भी आप समझ गए बेटे, है ना। अब थोड़ा सा और आगे बात करें।
अब जैसे हम बात करें बेटा न्यूक्लियोफिलिसिटी की, अभी अभी आपने देखा कि काइनेटिकली कंट्रोल्ड है, बेस क्या है, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल है, अभी तो समझ गए। स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग पार्टिकल्स होते हैं। हमेशा बेटा जो चार्ज न्यूक्लियोफाइल होंगे ऑलवेज मोर न्यूक्लियोफिलिक और मोर पावरफुल देन न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तो जैसे ऊपर वाले चार्ज हैं, नीचे वाले न्यूट्रल हैं, इनके सबके पास लोन पेयर है। ये सब मैं आपको पहचाना तो बेटा सिखा ही चुका हूँ। तो ये चार्ज है और ये न्यूट्रल हैं। तो अगर हम बात करें कि इन दोनों में कौन ज़्यादा पावरफुल होंगे, तो अगर हम पावर की बात करें या न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें, न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें तो बेटा हम सीधे बोल सकते हैं कि जो 1 का न्यूक्लियोफिलिसिटी है दैट विल बी मोर देन 2, क्योंकि 1 वाले क्या हैं, चार्ज हैं, और दूसरे वाले क्या हैं, न्यूट्रल हैं। कहानी समझ में आ गई? तो इस तरह से ये पॉइंट भी आपको समझ में आता है। चलो बेटा, यहां तक बात सबको क्लियर हो गई कि नहीं बेटा? एकदम पक्का बताओ, सब एकदम माइंड में घुस जाना चाहिए खतरनाक तरीके से। केसीपी टीसीपी भी आपको समझ में आ गया होगा। अब केसीपी टीसीपी के ग्राफ भी बना के मैं आपको दिखाऊंगा, वो एडिशन रिएक्शन में दिखाऊंगा। यहाँ पर जो मैंने आपको आइडिया दिया, जिस तरीके से समझाया, आई थिंक आपने पूरा बहुत बढ़िया तरीके से, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से आपने समझ लिया होगा। अब आगे बात करते हैं, थोड़ा सा और इन्जॉय करते हैं बेटे इसमें, है ना, और बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त तरीके बताते हैं। सॉल्वेंट मैंने आपको इसके पहले समझाया था, क्या रोल होगा सॉल्वेंट का, है ना। मैंने कहा था ना कि सॉल्वेंट क्या होता है बेटा, एक तो आपको घर देता है और दूसरा खाने को भी देता है, और आपने गलत काम किया तो किक भी मारता है। बात समझ रहे हो? तो सॉल्वेंट का रोल भी यहाँ पर आएगा। कहाँ पर सॉल्वेंट का रोल आएगा? कब न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी के बराबर होगा, कब न्यूक्लियोफाइल बेस की तरह काम करेगा, कब न्यूक्लियोफाइल बेस से अलग काम करेगा, क्या दोनों में, है ना, किस तरह से चीज़ें ट्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, है ना, वो सारी चीज़ें भी रिसर्च करनी है। बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रिसर्च करने हैं। अब उनकी बात करेंगे बेटे, है ना। यहाँ तक आई थिंक आपने बढ़िया से तरीके से समझ लिया होगा। ओके, चलिए तो अब आगे बात करें। तो देखते हैं बेटा अब आगे, नेक्स्ट मस्त, है ना, यहाँ तक एकदम कहानी क्लियर। अब देखते हैं और आगे देखते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी और थोड़ा सा, है ना, और फिर पहले प्रॉपर मैकेनिज्म समझाऊंगा, उसके बाद फिर तरीका भी बताऊंगा, सो दैट कि आप इसके सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर पाओ। ठीक है बेटे, देखिए क्या है कॉन्सेप्ट बेटे। यहाँ पर कॉन्सेप्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी बता चुका हूँ, बिल्कुल बता चुका हूँ। टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, न्यूक्लियोफिलिसिटी अभी मैंने बताया कि टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। या फिर ये क्या होता है, पावर टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर बाई न्यूक्लियोफाइल की जो पावर होती है दैट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी, और पावर ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिसिटी या स्ट्रेंथ। पावर या बोल सकते हैं क्या, स्ट्रेंथ। ये मैं बेसिक डिफरेंस क्या था ये मैंने आपको अभी बताया, ये भी मैंने बताया। ये पॉइंट्स दोबारा इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि एकदम माइंड में सेट करो इन सब चीजों को। बेसिक कैरेक्टर इज टीसीपी, है ना, प्रोडक्ट थर्मोडाइनमिकली, है ना, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पर बेस्ड होता है, और न्यूक्लियोफिलिसिटी इज केसीपी, ये रेट पर बेस्ड होता है कि कैसे टकराया, कितनी जल्दी और कितनी देर में, ये उस पर मैटर करता है। बेस के बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं, क्योंकि बेसिक कैरेक्टर पहले समझ लेते हैं, फिर देखेंगे कि भाई क्या बेसिक डिफरेंसेस आएंगे इन सारी चीज़ों में, राइट बेटे। सो टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर टू H+ की बात हो रही, तो यहाँ पर बेस की बात हो रही। बेसिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर और स्टेबिलिटी ऑफ एनायन में डायरेक्ट रिलेशन था, तो बेसिक कैरेक्टर और स्टेबिलिटी ऑफ एनायन में इनवर्स रिलेशन होगा। ध्यान रखना, ये सब कॉन्सेप्ट अभी आगे यूज होने वाले हैं बेटे, आपको बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल समझाएंगे और मस्त मजा दिलाएंगे आपको। या बेसिक कैरेक्टर क्या होगा बेटा, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, जितना लोन पेयर उसके पास होगा, है ना, वो H+ को उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर दे पाएगा, लोन पेयर दे पाएगा। ठीक है, सो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, ये बेसिक कैरेक्टर मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है, फिर भी एक बार बोल रहा हूँ यहाँ पे, है ना। लोन पेयर डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा, है ना, तो अगर साइज छोटा है तो लोन पेयर जो वहाँ पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, उसका डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा, डेंसिटी ज़्यादा होगा उस पार्टिकल में, है ना। सो विल बी मोर एंड मोर बेसिक कैरेक्टर होगा, राइट। खैर ये सब चीज़ें समझें। अब उसके पहले देखो कुछ चीज़ें हैं जो बेटे हमें समझनी है बहुत बढ़िया तरीके से। थोड़ा सा पहले सॉल्वेंट का इफेक्ट भी देखते हैं, देन आगे और मैनेज करते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। अब जरा सॉल्वेंट भी देखो। दो तरह के सॉल्वेंट हम बात करेंगे यहाँ पर, एक पीपीएस और एक पीएएस। अच्छा, जो नॉन पोलर सॉल्वेंट थे मैंने बोला था कि वो जनरली बेटा कहाँ पर यूज होते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में यूज करते हैं, तो उनकी हम बात नहीं कर रहे। न्यूक्लियो यहाँ पर अभी हम सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, इन सब की बात करेंगे, तो हम पीपीएस और पीएएस की बात करेंगे यहाँ पर। सो इफेक्ट ऑफ पीपीएस ऑन न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, बट इट इज एप्लीकेबल फॉर दोज एटम्स विच आर अलोंग अ ग्रुप। अब ये बात मैं बोल रहा हूं, अभी सारी कुछ समझाता हूं। जैसे कि मान लो बेटा पीपीएस क्या करता है, पीपीएस सॉल्वेट बोथ, है ना, ये इट स्टेबलाइजेज बोथ कैटायन एंड एनायन, ये दोनों को करता है। कैसे? वाटर था, इसका देखो एक पॉजिटिव एंड था और एक नेगेटिव एंड था। ये चीज मैं चूंकि समझा चुका हूं, तो बस एक बार आप देखो। मान लो ये कैटायन आया, ये क्या है बेटा, कैटायन, तो इसका जो ऑक्सीजन का नेगेटिव पार्ट इसको चारों तरफ से घेर लेगा और इसको स्टेबलाइज करेगा। घेर लिया इसने। मान लो एनायन है ये, तो अगर एनायन है बेटा तो इसका H+ वाला पॉजिटिव पार्ट इसके पास आएगा, इसको चारों तरफ से घेर लेगा। तो यहां पर इस कैटायन को इसका नेगेटिव एंड घेर ले रहा है,
यहाँ पर इस एनायन को इसका पॉजिटिव एंड घेर ले रहा है ना। और बताओ अब चलो, ये तो कैटायन की बात होगी बेटा, ये तो एनायन की बात होती है। आते हैं न्यूक्लियोफाइल पे, तो न्यूक्लियोफाइल में बेटा या तो लोन पेयर होता है या तो माइनस चार्ज होता है, मतलब दोनों का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके पास आएगा तो कौन आएगा, पॉजिटिव एंड आएगा या फिर नेगेटिव एंड आएगा। तो जब कभी भी हम न्यूक्लियोफाइल की बात करेंगे तो उसके पास सॉल्वेंट का कौन सा एंड आएगा, सॉल्वेंट का कौन सा एंड हमेशा आएगा, पॉजिटिव एंड आएगा। कौन सा एंड आएगा, सॉल्वेंट का पॉजिटिव एंड आएगा उसके पास हमेशा, क्योंकि इसके पास या तो नेगेटिव चार्ज होगा या तो लोन पेयर होगा, दोनों में इलेक्ट्रॉन रिच हैं। तो ये प्लस चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो बेटा वो प्लस चार्ज इससे इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे दोनों में। इट मीन्स कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात अगर हम करें तो बेटा अगर न्यूक्लियोफाइल से रिलेट करें, देखो अभी तो मैंने एक जनरल बात की कैटायन और एनायन की, अब समझना बात को, अभी तो मैंने एक जनरल बात की कैटायन और एनायन की, बट बेटा जब आप न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे हो तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब आप एनायन की बात कर रहे हो बेसिकली, और सब्सटेंसेस हैविंग लोन पेयर आप उनकी बात कर रहे हो। तो इसका मतलब आप यहां पर किसकी बात कर रहे हो, एनायंस की बात कर रहे हो। यानी कि हमारे लिए यहां पर जो पीपीएस का रोल न्यूक्लियोफिलिसिटी में है कैटायन से रिलेटेड नहीं होगा, क्योंकि भैया न्यूक्लियोफाइल की बात आप कर रहे हो, तो न्यूक्लियोफाइल जब सॉल्वेंट में पड़ा होगा तो बेटा उस पर या तो नेगेटिव चार्ज होगा या तो लोन पेयर होगा, तो उसका पीपीएस का कौन सा एंड घेरेगा, पॉजिटिव एंड घेरेगा। तो और ये न्यूक्लियोफाइल एनायन की तरह होगा बेटे, तो इसका यानी कि फॉर न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव एंड, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, ऑफ सॉल्वेंट इज रिस्पॉन्सिबल नॉट नेगेटिव एंड, क्योंकि वो तो रिपल कर जाएगा, नेगेटिव एंड तो रिस्पॉन्सिबल होगा नहीं क्योंकि वो रिपल कर जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा एक चीज आप बताओ बेटे मुझे, मान लो अब ये न्यूक्लियोफाइल है, इस पर माइनस था या लोन पेयर था, अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का पॉजिटिव एंड इसके पास आया, इंटरैक्ट हुआ, तो बेटा बताओ क्या इसने न्यूक्लियोफाइल को चारों तरफ से घेर लिया। और आपको पता है कि न्यूक्लियोफिलिक जो रिएक्शन, अब आपको केसीपी का मतलब समझ में आएगा, रेट का मतलब अब आपको समझ में आएगा, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट का मतलब अब आपको समझ में आएगा। देखो कैसे न्यूक्लियोफाइल के बड़ो इसने घेर लिया, इसने चारों तरफ से घेर लिया, पकड़ लिया, जकड़ लिया। अब बताओ बेटा, अब इस बेचारे को जाना है किसके पास, सबस्ट्रेट के पास जाना है, किसके पास, सपोज CH3Cl के पास जाना है। यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव है, और बताओ बेटा इस न्यूक्लियोफाइल का ये वाला पार्ट यहाँ पे अटैक करना चाहता है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है इस पॉजिटिव एंड को। लेकिन बेटा बताओ, इसको तो चारों तरफ से पानी ने घेर रखा है, जकड़ रखा है, पकड़ रखा है, कैद कर रखा है, तो बेटा बताओ ये भारी नहीं हो गया, इसका सॉल्वेशन नहीं हो गया, तो बताओ बेटा क्या इसका रेट कम नहीं हो जाएगा, क्या इसका यहाँ पर जाकर अटैक करने का टेंडेंसी कम नहीं हो जाएगा क्या बेटे। तो न्यूक्लियोफाइल घिर गया चारों तरफ से, जकड़ गया चारों तरफ से, तो भैया इसको तो मूव करके, अब मान लो ये घिरा नहीं होता तो बेटा खटाक से जाता, अटैक मारता और इसकी पावर बढ़िया होती, न्यूक्लियोसिटी बढ़िया होती। तो अब क्या केसीपी का मतलब समझ में आया कि केसीपी का मतलब बेटे क्या हुआ, दिस इज काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। अब ये रेट पर डिपेंड कर रहा है कि भैया तेजी से जा ही नहीं पाएगा, अब तेजी से अटैक ही नहीं कर पाएगा क्योंकि भारी हो गया, बिगर हो गया ड्यू टू सॉल्वेशन ऑफ दिस न्यूक्लियोफाइल। तो बेटा बताओ, तो क्या इसकी स्ट्रेंथ कम नहीं हो जाएगी, यहाँ पर ये हैवी हो गया तो यहाँ पे जाना थोड़ा इसका मुश्किल हो जाएगा। सो जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, इसका मतलब इसका टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएगा, इसकी स्ट्रेंथ, इसकी पावर कम हो जाएगी, और इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब कम हो जाएगा। सो पीपीएस डिक्रीजेज द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्या लॉजिक समझ में आया क्या बेटे, क्या लॉजिक समझ में आया क्या। तो मैंने कहा था पहले लॉजिक को समझें। तो हियर न्यूक्लियोफाइल इज सॉल्वेटेड बाय पीपीएस, बाउंडेड बाय पीपीएस, पीपीएस थ्रू बाउंड कर गया। सो इट्स इलेक्ट्रॉन इज बाउंड विथ पॉजिटिव एंड ऑफ पीपीएस, इसका इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव एंड से बाउंडेड हो गया। सो नॉट फ्री लोन पेयर टू डोनेट, अब इसके पास लोन पेयर फ्री नहीं रह पाए तो बाउंडेड हो गया यहाँ पर। अब ये मूव, तो एक तो बाउंडेड हो गया और दूसरा भारी हो गया, है ना। एक तो करेला, दूसरा से नीम चढ़ा, मतलब करेला कड़वा होता है, उस पर नीम चढ़ा दो तो नीम भी कड़वा होता है। तो भैया करेला खाया नहीं जाता और नीम चढ़ा के खाने के लिए दो तो उल्टी कर मारोगे आप। बात समझ रहे हो ना। तो वही हुआ कि भैया एक तो इसने लोन पेयर के साथ, भाई इसके जो पॉजिटिव पार्ट है बेटा किसके साथ, नेगेटिव के साथ ही तो इंटरेक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन के साथ ही तो इंटरेक्ट करेगा। तो एक तो लोन पेयर को बाउंड कर लिया, इलेक्ट्रॉन्स को बाउंड कर लिया, दूसरा भारी कर दिया, तो भैया मूव नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन जो फ्री थे उनको बाउंडेड कर लिया तो दे नहीं पाएगा सही से, है ना। सो नॉट फ्री लोन पेयर डोनेट, सो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेज, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेज, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेज। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर एक बोला बात क्या कि एलोंग अ ग्रुप बोला। अब इसका मतलब इस एक एक पॉइंट को चुन चुन के समझेंगे, बात को समझो पहले। न्यूक्लियोफाइल इज आइदर नेगेटिवली चार्ज्ड, एनायन होता है, और हैविंग लोन पेयर, सो कैन बी सॉल्वेटेड बाय पीपीएस। पीपीएस तो कैटायन एनायन दोनों को सॉल्वेट करता है। तो भैया इसको सॉल्वेट किया इसने, अब किया तो कांड कर दिया, भयंकर कांड कर दिया।
कि भाई एक तो इसके लोन पेयर फ्री इलेक्ट्रॉन्स को खा गया और दूसरा इसको भारी कर दिया, है ना। तो बेटा इसके पैर भारी हो गए, सॉरी मतलब इसका वेट भारी हो गया, तो अब ये यहाँ पर जाके अटैक नहीं कर पाएगा, और इलेक्ट्रॉन भी थे तो ये बाउंड हो गए तो इसको दे नहीं पाएगा, तो इसकी पावर, इसकी स्ट्रेंथ कम हो गई, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो गया। सो दिस इज ड्यू टू पीपीएस। अब क्या यही काम पीएएस कर पाएगा क्या? जो काम पीपीएस ने किया है क्या यही काम पीएएस कर पाएगा क्या? तो ये बात तो क्लियर हो गई आपकी। अब एलोंग ग्रुप वाली बात को थोड़ा सा होल्ड करता हूं, अभी समझाता हूं, थोड़ा सा वेट करो। क्या यही काम जो पीपीएस ने किया है, इसको डिक्रीज किया, क्या पीएएस कर पाएगा क्या? चलो पीएएस पे चलते हैं और बात करते हैं पीएएस की, है ना। उसके पहले चूंकि सॉल्वेंट की बात हो रही है और पानी की बात हो रही थी, तो पानी ही पानी, तो पानी तो पीना पड़ेगा भाई, तो मजबूरी हो गई। आप भी पानी पीजिए, गट 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 करिए। न्यूक्लियोफाइल जो है, समझना, पहले तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट मैंने आपको बताया था, जैसे डीएमएसओ ले लो, एसीटोन ले लो, डीएमएफ ले लो, डीएमए ले लो, एचएमपीटी ले लो, एचएमपी ले लो, क्राउन ईथर ले लो, डीएमजी ले लो, बहुत सारे बताए थे, सब में बल्कि बड़े बड़े ग्रुप CH3 लगे होते हैं। तो भाई होता क्या कि ये पोलर है, मैंने बताया था भी, अगर ये ऐसे टूटेगा तो यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस आएगा। ये प्लस चार्ज को बेटा इन सब ने भयंकर बुरी तरह से घेर रखा है। अब मान लो कि ये न्यूक्लियोफाइल के पास जाना चाहता है, राइट बेटे। तो आप मुझे बताओ बेटा, क्या ये न्यूक्लियोफाइल के बीच में इंटरेक्शन कर पाएगा क्या ये वाला एंड? अरे भैया ये तो खतरों से भर गया, ये तो बल्कि बड़े बड़े हिस्टेरिकली क्राउड हो गया। ये प्लस चार्ज के पास बहुत ज्यादा क्राउड आ चुका है, हिस्टेरिकल क्राउड है, तो ये नहीं कर पाएगा। तो इसका जो पॉजिटिव एंड है ये ब्लॉक है। और भैया एक चीज बताओ, पॉजिटिव एंड इज ब्लॉक्ड, समझना, इसका जो पॉजिटिव एंड है वो ब्लॉक है एंड नेगेटिव एंड इज फ्री। बताओ, इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में बेटे मैंने आपको ये चीज़ तो बहुत डिटेल में समझाई थी कि नहीं, ये एंड फ्री है। अब इसे बताओ, अच्छा फ्री कौन सा है? नेगेटिव वाला है। इस पर भी चार्ज कौन सा है? नेगेटिव है या फिर लोन पेयर? अरे भैया यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव। अब बताओ बेटा, क्या अब ये यहाँ तो जा नहीं पाया क्योंकि ये ब्लॉक्ड है। अब सुनो, समझो कहानी, पीएस की कहानी समझें आप जरा, न्यूक्लियोफिलिसिटी में इसका क्या रोल होगा जरा समझें कि ये क्या कांड कर सकता है न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो भैया एक तो ये पॉजिटिव के पास जा नहीं पाए ड्यू टू दिस हिस्टेरिकली क्राउड ग्रुप। हिस्टेरिकली क्राउड का मतलब समझ रहे हो कि बल्कि ग्रुप, बड़े बड़े ग्रुप ने इस पॉजिटिव चार्ज को चारों तरफ से घेर लिया, तो ये यहां पर इसको जगह नहीं मिली, घुस ही नहीं पाएगा यहां पे। तो भैया कोशिश तो किया यहां पर इसने जाने की, बट घुस नहीं पाया क्योंकि हिस्टेरिकली क्राउड है। तो जितने भी पीएस होते हैं सारे के सारे हिस्टेरिकली क्राउड होते हैं। अब चेक, अभी तो मैंने आपको सिखा दिया था लास्ट क्लास में। अब फ्री है तो नेगेटिव एंड फ्री है, तो भैया ये नेगेटिव एंड क्या करेगा? क्या ये नेगेटिव एंड के साथ कोई इंटरेक्शन कर पाएगा? अरे भाई ये भी नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे नहीं। इसका मतलब इसका कांड हो गया, न्यूक्लियोफाइल का कांड हो गया। मतलब पीएस हैज नो इफेक्ट ऑन न्यूक्लियोफाइल, तो भैया इसका न्यूक्लियोफाइल पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। यानी न्यूक्लियोफाइल पर अगर इफेक्ट डालेगा तो कौन डालेगा? पीपीएस डालेगा, पीएस नहीं डाल पाएगा। हाँ, अगर कोई कैटायन होता तो भैया कैटायन था, इसका नेगेटिव एंड फ्री था, तो नेगेटिव एंड इसको सॉल्वेट कर देता। तो भैया यहाँ कैटायन की बात थोड़ी है, यहाँ तो न्यूक्लियोफाइल की बात हो रही है। यहाँ पे तो ऐसे सब्सटेंस की बात हो रही है जिसपे नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर है, वो तो पोजीशन ब्लॉक होने की वजह से यहाँ नहीं जा पाया, प्लस पे जा सकता था बट जा नहीं पाया, और यहाँ पर तो रिपल्सन की वजह से नहीं जा पाएगा। तो बेटा पीएस का रोल तो गड़बड़ हो गया। यानी कि हम क्या ये कह सकते हैं कि पीएस डज नॉट सॉल्वेट न्यूक्लियोफाइल। यानी ये भी कह सकते हैं क्या कि नो इफेक्ट ऑफ पीएस ऑन न्यूक्लियोफाइल, या ये भी कह सकते हैं क्या कि नो इफेक्ट ऑफ पीएस ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी पर कब होता? जब ये भारी हो जाता या कुछ ऐसा हो जाता जैसे पीपीएस ने किया, ऐसा तो कुछ इसके साथ हुआ ही नहीं। सो नो इफेक्ट ऑफ पीएस ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो भैया बताओ, न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक करना है तो आपको क्या देखना होगा? कौन सा सॉल्वेंट, पीपीएस या पीएस? सो फॉर न्यूक्लियोफिलिसिटी वी चेक ओनली व्हाट? पीपीएस, polar protic solvent. So nucleophile is either negatively charged anion or having lone pair, so cannot be solvated by pAs.
पीएस से सॉल्वेट नहीं हो पाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल और पीएस का कोई मेल नहीं बैठा, ये एनायन को कर ही नहीं पाएगा सॉल्वेट, एनायन को सॉल्वेट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर आप न्यूक्लियोफाइल लिखो, ऐसे लिखो, ई स्टाइल में लिखो, और यहाँ पर पीएस लिखो, और दोनों को ऐसे काटो, और दोनों के बीच के इंटरेक्शन को भी ऐसे काटो, कट्टम कट्टा कर दो, यहाँ पे कट्टम कट्टा कर दो यहाँ पे। तो बेटा यही चीज़ देखो मैंने आपको नेक्स्ट में समझाया, सेम सिचुएशन, कैटायन को कर सकता है, एनायन को नहीं कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल एनायन होता है, तो इसको सॉल्वेट ही कर नहीं पाएगा। सो डज नॉट सॉल्वेट एनायन, इट सॉल्वेट ओनली कैटायन, पीएस, डज नॉट सॉल्वेट एनायन, पीएस, है ना। ऊपर भी देख लो क्या था, सही था, कांड सही था, हाँ सही था, जल्दी से जनाब, आप बताओ बेटे ये रोल। अच्छा अब सुनो सुनो सुनो, अब इस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल हम आपको कराएं तो आपको आनंद आएगा। क्या चाहते हो, एक एग्जाम्पल किया जाए मस्त वाला? चलो देखते हैं। अब आपको, क्योंकि आपको ये वाला पॉइंट भी तो समझाना है ना, क्या वाला, ये वाला पॉइंट, और जैसे ये वाला पॉइंट समझोगे उसका तरीके समझाएंगे, लॉजिक समझाएंगे, अलोंग अ ग्रुप, इफेक्ट ऑफ पीपीएस ऑन न्यूक्लियोफाइल, है ना, इफेक्ट ऑफ पीपीएस ऑन न्यूक्लियोफाइल, बट इट इज अप्लीकेबल फॉर दोज एटम्स विच आर अलोंग अ ग्रुप। पीरियड में होगा या सेम एटम होगा तो वहाँ पर इसका इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा इफेक्ट होता किसका, पीपीएस का होता है, तो पीएस से तो कोई मतलब रह नहीं गया। अब पीपीएस का भी होगा तो वो भी लिमिटेड हो गया, कहाँ पे, अलोंग ए ग्रुप पे ही होगा। अब देखते हैं, अभी समझाते हैं, सब रीजन बताते हैं आपको, जरा देखिए कैसे। एक एग्जांपल हम ले लें पहले, चलो अच्छा हम लोग सेम पीरियड की बात कर लें और सेम एटम की बात कर लें, देखते हैं यहाँ पर। अच्छा पहले एक पॉइंट और लिख लें, एक पॉइंट क्या लिख लें, नो रोल ऑफ पीएस फॉर न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी पहला पॉइंट। सो न्यूक्लियोफिलिसिटी कैन बी अफेक्टेड, फिलिसिटी कैन बी अफेक्टेड, बोलो जनाब, ओनली बाय पीपीएस, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। चलो देखो, अब मान लो, अब हम यहां पर क्या बोलें कि मान लो सेम पीरियड एलिमेंट है, सेम पीरियड एलिमेंट है या सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट। अच्छा सेम एलिमेंट है तो सेम साइज होगा, सेम पीरियड एलिमेंट है तो ऑलमोस्ट इनका भी सेम साइज होता है, समझना बात को। क्या इनका पीएस से कोई लेना देना है क्या? नहीं है। लेना देना अगर हो सकता है तो किससे हो सकता है? पीपीएस से हो सकता है। अब पीपीएस भी क्या करेगा जरा वो देखते हैं। तो मैं पहले बता दूं एक चीज, पीपीएस यहां पर कुछ नहीं कर पाएगा, ये लीजिए, मतलब पीएस तो कर ही नहीं सकता था, पीएस और न्यूक्लियोफिलिसिटी के साथ तो अब कोई दूर दूर तक का रिश्ता नहीं रह गया, इसको भी हमने काट डाला, इसको भी काट डाला, इनके बीच के इंटरेक्शन को भी काट डाला। पीपीएस का था और होगा भी न्यूक्लियोफिलिसिटी के साथ रिश्ता, लेकिन अगर सेम एलिमेंट या सेम पीरियड एलिमेंट आता है तो पीपीएस का भी वहां रोल नहीं होगा, पीरियड या एलिमेंट के। कैसे समझाता हूं आपको, ऐसे नहीं समझाता हूं आपको, है ना, उसका एग्जांपल भी दिखाऊंगा आपको कैसे। मान लो हमने कहा बेटा कि हमारे पास है सपोज CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, F माइनस। देखो बताओ, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब बेटा सेम पीरियड है ना, सेम पीरियड में है। देखो ये क्या बेटा जी ये सेम पीरियड में है क्या? लॉजिक समझ लो, उसके बाद सीधे ट्रिक और टेक्निक से आगे बढ़ेंगे। क्या बेटा ये सेम पीरियड में है? यस सेम पीरियड में है, तो साइज ऑलमोस्ट सेम होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा। अच्छा साइज ऑलमोस्ट सेम होगा तो जरा अब समझना, साइज ऑलमोस्ट सेम है तो अगर इसको, अच्छा निगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियस सी बात है कि पीपीएस का जो पॉजिटिव एंड है, चलो पानी ले लें, पानी, तो पानी का कौन सा H वाला पार्ट, HOH है ना, HOH, ठीक है, यहाँ भी HOH, यहाँ भी HOH, यहाँ भी HOH, अलग अलग हैं ये, है ना, HOH, यहाँ भी
HOH, यहाँ भी HOH। चलो, ये पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, ये है ना, HOH, ये भी पॉजिटिव चार्ज वाले हैं। लिख लो पहले, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। कलरवा थोड़ा चेंज करें, अब समझना जरा, लॉजिक यहीं पे है बेटे, लॉजिक यहीं पे है। अब बताओ बेटा, ये माइनस चार्ज है, यहाँ पर भी माइनस चार्ज है, यहाँ पर भी माइनस चार्ज है, यहाँ लोन पेयर भी हो सकता था। अब बेटा बताओ, अगर हम इसकी बात कर लें तो बेटा बताओ, इसका माइनस इसके प्लस के बीच में इंटरेक्शन हो गया, ये इंटरेक्शन हो गया, ये इंटरेक्शन हो गया। चलो मान लो 3 के साथ और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ हो गया, ये लीजिए। चलिए ठीक है, ये बात भी समझ में आती है हमको, ठीक है। इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ हो गया, एक और लिख लें। नहीं तो बोलोगे जनाब क्या करते हैं आप जनाब, तो बोलोगे क्या करते हैं आप जनाब, HOH, ये पॉजिटिव है ना। खिचड़ी मत समझना, बात समझना क्या मैं बोलना चाह रहा, इसके इसके साथ हो गया। अब यहाँ पर एक और इधर हम लिखें HOH, यहाँ पर पॉजिटिव है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, कुछ इस तरह से। मुझे एक चीज़ बताओ बेटे, अगर हम इसको A बोलते हैं, इसको हम B बोलते हैं, और इसको हम C बोलते हैं, और इसको हम D बोलते हैं, और आपने यहाँ पर यूज़ किया PPS, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एंड दैट इज वाटर, H2O, ये वाला देखो, ये पॉजिटिव एंड है और ये आपका नेगेटिव एंड है। ओके फाइन। जब इन चारों का साइज सेम है बेटे, तो जब साइज ऑलमोस्ट सेम है बेटा, तो बेटा बताओ, जब साइज सेम है और वहां पर कोई चीज आप रखना चाहते हो तो एक लिमिट तक ही रख पाओगे। तो अगर चारों का साइज ऑलमोस्ट सेम है तो बेटा जितना, कहने का मतलब समझ रहे हो कि जितने वाटर मॉलिक्यूल लगभग इसको सॉल्वेट करेंगे, लगभग उतना ही इसको भी करेंगे, लगभग उतना ही इसको करेंगे, लगभग उतना ही इसको करेंगे, लगभग लिटिल डिफरेंस होगा। कहने का मतलब समझ रहे हो ना, कि एक रूम है भाई, इस रूम के अंदर मैक्सिमम 4 लोग ही रह सकते हैं, बात समझ रहे हो ना। अब ऐसे बराबर 4 रूम वाले, अब 4 या 5 रूम ले लो, तो यहां पर भी 4 ही लोग रह सकते हैं, यहां पर भी 4 ही लोग रह सकते हैं, यहां पर भी 4 लोग ही रह सकते हैं, 5 नहीं हो सकते। और चूंकि जब बात इंटरेक्शन की हो रही है तो बेटा इंटरेक्शन तो हमेशा मैक्सिमम होने की कोशिश करता है। आप 4 लोग रह रहे हैं तो बेटा 4 लोग ही रहने की कोशिश करेंगे, यहां पर भी 4 लोग रहने की कोशिश करेंगे, यहां भी 4 लोग रहने की कोशिश करेंगे। अब वो लोग नहीं सर किसी का मन नहीं है, वो घर चला गया अपने। अरे भाई सॉल्वेंट के साथ ऐसा थोड़ी होगा भैया, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल पड़ा है, यहाँ पे पानी के खूब सारे पार्टिकल्स एकदम ठूस ठूस के भरे हुए हैं, तो भैया जितना मैक्सिमम सॉल्वेशन हो सकता है पूरा करेगा ना। तो जितना मैक्सिमम, यानी कहने का मतलब साइज चूंकि बराबर है इनका, तो बेटा मान लो कि अगर एक छोटा होता और एक बड़ा होता, छोटा होता और एक बड़ा होता, तो छोटे वाले को कम घेर पाते, मतलब छोटे वाले के पास कम जा पाते, और बड़े वाले के पास सरफेस एरिया बढ़ गया तो ज़्यादा चले जाते। क्या ऐसा कुछ होता क्या? देखते हैं, अभी देखेंगे क्या होगा, देखेंगे अभी क्या होगा। ऐसा नहीं है, अभी वो छोड़ो उस बात को, बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। चलो ये बात सुन, तो कहने का मतलब क्या कि बेटा ये क्या सेम पीरियड एलिमेंट थे? यस सेम पीरियड एलिमेंट थे। साइज ऑलमोस्ट क्या था? सेम था। तो उस रूम, ये रूम जो था इसमें 4 ही लोग, मतलब या 3 लोग बोल सकते हो, तो 3 किया, इसने 3 किया, यहाँ से 3 किया, यहाँ से। तो बताओ, तो तीनों का जो साइज, हाइट, सॉल्वेटेड साइज आया क्या बराबर आया? तो तीनों का वेट ऑलमोस्ट सेम आया। तो अब अगर इनको, इसको मूव करके जाके अटैक मारना है, 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 तो इन सब के अटैक मारने का चांसेस लगभग बराबर होगा कि नहीं बराबर होगा? बिकॉज साइज इज ऑलमोस्ट सेम। अरे बोले ना जनाब, अरे बोले ना जनाब, बोलो। राइट, बात क्लियर समझ में आती है? तो अब बेटा बताओ, तो अगर सॉल्वेशन नहीं होता तब भी तो साइज सेम था ना, तब भी तो अटैक मारने के चांसेस वही चारों के लगभग वही होते। और अभी जब हाइड्रेशन हो गया पीपीएस के थ्रू, तब भी तो साइज उतना ही रहा ना, तब भी अटैक मारने के चांसेस बराबर हैं। बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब, कहने का मतलब समझो कि जब आप पीपीएस डाल रहे हो तो पीपीएस के थ्रू अगर हम इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें तो पीपीएस इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को अफेक्ट नहीं कर पा रहा है, सेम साइज हो जा रहा है सॉल्वेशन के थ्रू। सो इसका मतलब हमने यही बोला कि अगर सेम पीरियड एलिमेंट है, सेम साइज वाले हैं, सो पीपीएस के थ्रू, सो न्यूक्लियोफिलिसिटी
न्यूक्लियोफिलिसिटी, समझो बेटे बात, कैनॉट बी अफेक्टेड बाय मैं बोल रहा हूँ, और किसके थ्रू, पीपीएस के। और पीएस का तो कोई मतलब ही नहीं है, पीएस तो नेगेटिव चार्ज वाला, वो आप कहानी समझा चुके, पीएस तो आ ही नहीं सकता, पीपीएस आ सकता था, बट लो अभी इसको भी अफेक्ट नहीं। अब सेम एलिमेंट होते बेटा तब भी वही बात हो जाती ना, कि मान लो हमने कहा कि सेम एलिमेंट है ना, ये आपका CH3O- है और ये आपका CH3 और बेटा CH3 और CH3 और ये O- है, ये लीजिए। अब बेटा ये सेम एटम है बेटा, तो PAS जितना इसको सॉल्वेट कर सकता है उतना ही इसको सॉल्वेट कर सकता है, राइट। तो बेटा यहाँ पर भी है ना PPS का कोई रोल नहीं होगा। तो अगर सेम एटम है या सेम पीरियड एलिमेंट है तो बेटा वहाँ पर PPS का कोई रोल नहीं होगा। ये बात भी आपको समझ में आती है। तो वहाँ पर हम नॉर्मल चेक करेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी, जैसे हम करते हैं वो हम तरीका आपको बताएंगे, पहले आप रोल समझो इसका। तो आई थिंक ये रोल समझ गए। लेकिन मान लो अगर हम एलोंग ए ग्रुप बात करते, लेट सपोज हमारे पास है एलोंग ए ग्रुप, हम बात करने जा रहे हैं, फ्लोरीन है ना, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अब पानी को आना है, अब ये छोटा है। एक चीज बताओ बेटा, जब ये छोटा साइज है, अब जरा समझना, बात को समझना, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये और बड़ा है, ये और बड़ा है। बात को समझना, मैंने बात यहां मूवमेंट की हो रही है, बात यहां पर मूवमेंट की हो रही है। अब अगर ये छोटा साइज है बेटा, तो बताओ कमजोर है ना बेटे, छोटा साइज है तो उसको चारों तरफ से पानी बहुत तेजी से जकड़ नहीं लेगा H+ एंड, जिसका पॉजिटिव एंड होगा उसके थ्रू, इस तरह से। लेकिन चूंकि बड़ा साइज है तो बेटा ये पानी के थ्रू उतना जकड़ नहीं पाएगा, ये छोटा है, चारों तरफ से पानी आके इसको घेर लेगा ऐसे करके, और दिखने में छोटा है, लेकिन जब इसका सॉल्वेशन होगा तो बेटा सबसे बड़ा साइज इसी का हो जाएगा, सबसे बड़ा साइज इसी का हो जाएगा। चूंकि ये बड़ा है तो ये उतना जकड़ नहीं पाएगा बेटे, ये उतना जकड़ नहीं पाएगा। क्यों? इसका रीजन भी है, क्योंकि इसका जो नेगेटिव चार्ज है ना बेटे, ये कॉन्सेंट्रेट हो गया, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर हो गई। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गई तो इसका जो H+ है इंटरेक्शन खतरनाक वाला करेगा, और यहाँ पे जो माइनस चार्ज है बेटा स्प्रेड हो गया इस तरह से, चार्ज डेंसिटी कम हो गई। तो यहाँ पर जो वाटर आएगा बेटे, इलेक्ट्रॉन की वजह से ही तो आ रहा है ना, तो बेटा उस तरह से उतने हिसाब से घेर नहीं पाएगा इसको भी। तो सिमिलरली बताओ ये जो छोटा वाला है, छोटा है, कमजोर है, इतू सा था, चारों तरफ से पानी ना के घेर लिया, निकलने का मौका ही नहीं देगा। लेकिन ये बड़ा है, हैवी है। अब आप भीड़ में खड़े हो, ऐसे समझो, आप भीड़ में खड़े हो, आप न्यूक्लियोफाइल हो, चारों तरफ भीड़ है, आप छोटे से हो, इधर से घुस घुस के निकल सकते थे, है ना। तो ये बेस के केस में हो सकता था। जब न्यूक्लियोफाइल की बात आ रही है तो आप छोटे से हो, एकदम छोटे से हो आप, और बेटा चारों तरफ से भीड़ है, एकदम चारों तरफ से जकड़ लिया आपको, मुश्किल हो गया नहीं। लेकिन आप बड़े हो, एकदम हैवी बॉडी बिल्डर भैया, ऐसे एक हाथ मारा इधर, एक हाथ मारा इधर, एक हाथ मारा इधर, एक हाथ मारा इधर, अरे आधी भीड़ तो ऐसे ही गायब। तो आपको ये जो भीड़ थी ये सॉल्वेंट था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट था, PPS था बेटे। तो क्या बेटा PPS यहाँ अफेक्ट कर पा रहा है, और किसको अफेक्ट कर रहा है? जो स्मॉलर साइज है उसको ज़्यादा अफेक्ट कर पा रहा है। इसका लॉजिकल अगर आप रीजन समझो तो बेटा यहाँ पर ऐसे समझो कि यहाँ पर छोटा सा है, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर इसके पास है ना, कॉन्सेंट्रेटेड होंगे बिल्कुल, तो बढ़िया इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर होगी, तो खूब खटाक H+ को खींच के मैक्सिमम सॉल्वेशन हो जाए। तो इसका मैक्सिमम सॉल्वेशन हो जाएगा, मैक्सिमम सॉल्वेशन थ्रू PPS, और यहाँ पर इसका लीस्ट सॉल्वेशन थ्रू PPS, लीस्ट सॉल्वेशन थ्रू PPS। आई थिंक मैंने समझा लिया। यानी कि अब बताओ बेटा न्यूक्लियोफिलिसिटी, अब चूंकि इसको बहुत ज़्यादा घेर लिया तो ये बहुत छोटा था, लेकिन चारों तरफ से जकड़ लिया तो अब ये निकल के जा नहीं पाएगा, अटैक कर नहीं पाएगा, तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी लीस्ट हो जाएगा। मैक्सिमम सॉल्वेशन हो गया तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इसका लीस्ट हो गया, इज लीस्ट। इसका जो न्यूक्लियोफिलिसिटी यहां पर होगा मोर होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी एमंग दीज मैक्सिमम होगा इसका। तो यानी कि यहां से एक रिजल्ट क्या आया कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है बेटे, जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है इज, बोलो बेटा साइज और न्यूक्लियोफिलिसिटी में क्या रिलेशन आएगा, है ना। साइज और न्यूक्लियोफिलिसिटी में क्या रिलेशन आएगा, क्या इन्वर्स रिलेशन आएगा। सो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज छोटा होगा तो अब बेटा बताओ यहाँ पे साइज का अंतर आया तो PPS ने अपना काम दिखाया, कांड करके दिखा दिया। और जब बेटा साइज सेम था तो सेम सॉल्वेशन था, तो यहाँ पर साइज सेम था तो यहाँ पर क्या था, सेम सॉल्वेशन था सभी में।
अब जब सॉल्वेशन ही सेम है तो क्या फर्क पड़ेगा, जितना भारी ये वो उतना भारी ये वो, 4 लोगों को दौड़ना है ना, 4 बोरी पकड़ा दिया गया तो भैया सबके पास बराबर साइज है तो उसी हिसाब से दौड़ जाएगा, लगभग बराबर दौड़ जाएगा, है ना। तो सेम सॉल्वेशन फॉर सेम साइज बट, और ये सेम साइज कहाँ पे हो सकता है, एलोंग ए पीरियड या फिर सेम एलिमेंट हो। और बेटा अगर एलोंग ए ग्रुप बात करोगे तो यहां पर डिफरेंट सॉल्वेशन फॉर डिफरेंट साइज। क्या आपको ये बात मैं समझा पाया? डिफरेंट सॉल्वेशन फॉर डिफरेंट साइज। अब मुझे आप इतना बता दो फटाफट, एक चीज़ मुझे आप ये बताओ फटाफट तेजी से, कि अब अगर हम आपसे पूछें न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर से पहले क्या हम सॉल्वेशन का ऑर्डर लिख लें? सॉल्वेशन का ऑर्डर सबसे ज़्यादा सॉल्वेशन किसका हो? F माइनस का, उससे कम Cl माइनस का, उससे कम Br माइनस का, उससे कम I माइनस का। क्या ये एलोंग ए ग्रुप है? यस। अब सॉल्वेशन सबसे ज़्यादा तो सबसे भारी ये हो गया, बात समझ रहे हो? तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इसका सबसे कम हो जाएगा, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है सबसे ज़्यादा बेटा किसका हो जाएगा? I माइनस का, फिर Br माइनस का, Cl माइनस का, F माइनस का, क्योंकि ये तो जकड़ गया, ये नहीं मूव कर पाएगा, ये उतना नहीं जकड़ पाया तो ये जाके अटैक मार सकता है। दिस इज न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। तो दिस इज सॉल्वेशन ऑर्डर एंड दिस इज न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। बेसिक कैरेक्टर के लिए हमें कोई सॉल्वेंट देखने की जरूरत नहीं होती, बेसिक कैरेक्टर हम जैसे डिफाइन करते हैं वैसे डिफाइन करेंगे। तो अगर हम इसके बेसिक कैरेक्टर की बात करें तो देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर ये हो गया। अब बेसिक कैरेक्टर भी मैं आपको डिफाइन करता हूँ। बेसिक कैरेक्टर की बात करें अगर हम बेटे तो वो क्या था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, और चूंकि एलोंग ए ग्रुप बात हो रही है, अब देखो बेसिक कैरेक्टर की बेटा कोई सॉल्वेशन का मतलब नहीं होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए सॉल्वेशन का मतलब होता है। अब समझना बात को, बेसिक कैरेक्टर समझा रहा हूं, अब सॉल्वेशन को थोड़ी देर के लिए भूलो। अब जैसे कि आपके पास क्या है? F माइनस है, Cl माइनस है, Br माइनस है, I माइनस है, राइट बेटे? समझना बात को, ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, या छोड़ो मैं आपको स्टेबिलिटी ऑफ एनायन समझाता हूँ। क्या आप इनके एसिडिक कैरेक्टर डिफाइन कर सकते हो? चूंकि एलोंग चाहो तो इसको आप ऐसे लिख लो, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। जब आप नीचे जा रहे हो डाउन द ग्रुप तो बेटा बताओ क्या हो रहा है? साइज इनकी जो है साइज बढ़ रहा है ना। और जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो हम साइज ही देखते हैं, साइज डोमिनेटिंग होता है। तो जब ग्रुप की बात करते हैं तो हम साइज देखते हैं। बेटा साइज बढ़ गया तो बताओ, हमने बताया था ना कि चार्ज जो होता है वो टेंशन होता है, चार्ज जो होता है वो टेंशन होता है। और बेटा बताओ चार्ज अगर बढ़ जाए, स्प्रेड हो जाए तो बताओ टेंशन कम हो जाता है और स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। तो बेटा बताओ ये बड़ा साइज है, इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसका टेंशन सबसे कम हो जाएगा और ये मोर स्टेबल एनायन हो जाएगा, मोर स्टेबल एनायन। और ये बेटा आपका लीस्ट स्टेबल एनायन होगा, लीस्ट स्टेबल एनायन। तो अब मुझे बताओ बेटा, तो बेसिक कैरेक्टर और स्टेबिलिटी ऑफ एनायन में क्या रिलेशन? इनवर्स रिलेशन। अगर इसका एसिडिक ऑर्डर पूछा जाता है तो एसिडिक ऑर्डर मोर स्टेबल एनायन सबसे ज़्यादा I माइनस का होता है ना। बेसिक कैरेक्टर की बात करें अगर तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? F माइनस का। क्यों? क्योंकि लीस्ट स्टेबल है, जितना स्टेबिलिटी कम होगी बेसिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। आप यहाँ से बता सकते हो ये बेसिक कैरेक्टर, अगर आप इसका एसिडिक लिखो तो और क्लियरिटी आपको आ जाएगी। एसिडिक कैरेक्टर बताओ बेटा, मोर स्टेबल एनायन ये है ना, सो I माइनस इज Br माइनस एंड देन Cl माइनस एंड देन F माइनस। ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में समझाया हुआ है कि नहीं बताओ बेटे? समझो बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी को समझो, मजे लो। तो अब एक चीज़ बताओ बेटा, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिक कैरेक्टर में डिफरेंस आया कि नहीं? एकदम उल्टा हो गया। तो भैया अब बहुत लोग तो ये समझते हैं कि सर जो बेसिक कैरेक्टर है वही न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कहाँ है भाई? फर्क पड़ा, कहाँ पे फर्क पड़ा? ग्रुप में फर्क पड़ा। पीरियड में चूंकि सेम साइज था, पीएस तो भूल जाओ, पीपीएस ने सॉल्वेट तो किया पीरियड वाले में बट सेम सॉल्वेशन हुआ तो उससे फर्क ही नहीं पड़ा, सब कुछ बराबर भारी हुए तो वहां पर पहुंचने का टेंडेंसी है ना, रेट लगभग वही रहेगा। तो पीपीएस उसको इफेक्ट नहीं कर पाएगा। सॉल्वेंट जो है सेम पीरियड वाले को या फिर सेम एटम वाले को सॉल्वेट करेगा बट अफेक्ट उसको न्यूक्लियोफिलिसिटी को नहीं कर पाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे अभी देखेंगे। तो इन दैट केस न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिक कैरेक्टर इज डिफरेंट। लॉजिक समझ में आया क्या बेटा आपको? क्या ये वाली चीज़ समझ में आई क्या? अच्छा, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो कि जब एलोंग द ग्रुप है ना, बेसिक कैरेक्टर। और समझाओ, एक लॉजिक लगाओ बेटा, बताओ छोटा साइज है इसका तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो खटाक से H+ अटैक कर जाएगा तो इसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा। बट आप
आपको मैंने अभी तक ये कॉन्सेप्ट समझाया है, तो आप यही कॉन्सेप्ट लगा के चलो, हर जगह बेटे आप इसका लगा सकते हो। तो हमने बताया था एलोंग ए ग्रुप साइज मैटर करता है, एलोंग ए पीरियड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मैटर करता है। सो एलोंग ए ग्रुप हमने क्या देखा, साइज देखा, साइज चूंकि चेंज हो रहा था तो सॉल्वेशन भी डिफरेंट हुआ, सॉल्वेशन डिफरेंट हुआ तो सॉल्वेशन जो छोटा वाला था उसको जकड़ लिया चारों तरफ से, बहुत हैवी कर दिया, तो बेटा उसका मूवमेंट कम हो गया, तो छोटा वाला जो साइज यहाँ पर था उसका सॉल्वेशन सबसे ज़्यादा हो गया, हैवी हो गया, तो मूवमेंट सबसे कम हो जाएगा इसका, इसलिए इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे कम हो जाएगा, ये लास्ट में चला जाएगा, इसको बहुत कम जकड़ पाएगा, हैवी था, एकदम तोड़ फोड़ करके निकल गया भीड़ से बाहर, है ना, तो जाके अटैक मार दिया, तो बेटा इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा हो जाएगा। बेसिक कैरेक्टर को मैंने बता दिया कि भैया जब नीचे जा रहे हो तो यहाँ पर जब ग्रुप की बात करो तो साइज देखोगे, साइज इसका बड़ा है तो बेटा चार्ज क्या होता है, टेंशन होता है, साइज बड़ा होने से टेंशन यहाँ बढ़ गया, और टेंशन बढ़ने से इस आयन का स्टेबिलिटी बढ़ गया। यहाँ पर साइज छोटा है, टेंशन इसके माथे पर ही घुसा हुआ है, छोटा सा इतू सा, बहुत टेंशन में है, तो ये लीस्ट स्टेबल एनायन है ना, लीस्ट स्टेबल एनायन, मोस्ट स्टेबल एनायन। तो अगर एसिडिक कैरेक्टर की बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो एसिडिक कैरेक्टर ऑर्डर यही हो जाएगा, और जो एसिडिक का होगा उसका उल्टा बेसिक का होता है। ये आपके सामने है। अब बताओ बेटा, ये लॉजिक समझ में आया क्या? अब बताओ बेटा, क्या इन सब चीज़ों को मैं अब समराइज करूँ? कि कहानी तो समझ में आ गई आपको, क्या अब समराइज किया जा सकता है सारी चीज़ें, है ना, कि भाई बहुत कुछ मैंने समझाया, अच्छा ऐसे कर लो, अच्छा वैसे कर लो, ये कर लो, तैसा कर लो, वैसा कर लो। अब टाइम आ गया कि हम आपको समराइज करो, एक तरीका बताएं, प्रॉपर तरीका, कि भैया अब ऐसे ऐसे करो तो ऐसा हो जाएगा। तो देखो अब चूंकि पहले मैं तरीका बता देता तो बोलते सर लॉजिक क्या है इसके पीछे, तो पहले लॉजिक देख लो, ये है लॉजिक। अब टाइम आया कि हम देखते चुटकी में काम करें। बेसिक कैरेक्टर निकालना हमको आता है, हम बहुत अच्छे सीख चुके हैं जीओसी में। एसिडिक कैरेक्टर हमको निकालना आता है, हम बहुत अच्छे सीख चुके हैं जीओसी में। अगर सॉल्वेंट की बात आई, पीएएस आएगा, उड़ा दो उसको, कोई मतलब नहीं। पीपीएस आएगा तो ध्यान रखो कहाँ पे, पीपीएस का सेम पीरियड या सेम एलिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना पीपीएस का ना पीएस का, तो वैसे भी नहीं पड़ता है। पीपीएस का अगर फर्क पड़ेगा तो डिफरेंट साइज में पड़ेगा, और डिफरेंट साइज का मतलब एलोंग ए ग्रुप हो या फिर अलग अलग साइज के एटम्स हो, तभी पीएस में सॉल्वेशन अलग अलग होगा, और सॉल्वेशन अलग अलग होगा तभी तो हल्का भारी की बात होगी। अगर सेम सॉल्वेशन होगा तो हल्के भारी की बात कहाँ पे होगी? तो आप आई थिंक बेटा आप यहाँ तक बात समझे और मैंने आपको समझाया। नाउ अब टाइम आ गया कि हम चीज़ों को समराइज करके अब आपको बढ़िया तरीके से और आगे ले जाएं, है ना। अब मैं अपना बनाया हुआ तरीका आपको बताऊं और उसके बेसिस पे आगे बढ़ें, है ना। तो यही सारी ऑब्जर्वेशन को मैंने कलेक्ट करके तरीका बनाया, उस तरीकों को देखते हैं और न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिक कैरेक्टर की बात करते हैं बेटे। चलिए शुरू किया जाए आगे, चलिए ओके बेटे। तो आपने अब ये देख लिया कि एलोंग ग्रुप हम बात करेंगे, तो अब देखो एक स्टेटमेंट में आपको छुड़वाया था, अब मैं आपको पहले वो स्टेटमेंट दिखा दूं। राइटिंग थोड़ा मैनेज करना बेटा, क्या करूं, ऐसी ही है, देखिए ये देखिए जनाब, इफेक्ट ऑफ पीपीएस ऑन न्यूक्लियोफाइल बट इट इज अप्लीकेबल फॉर दोज एटम्स विच आर एलोंग ए ग्रुप। अब मतलब समझ में आया कि ग्रुप में साइज का अलग अलग आएगा, सॉल्वेशन अलग अलग होगा, इसलिए पीपीएस वहाँ पे अफेक्ट करेगा। बट अगर पीरियड में है या सेम एटम है तो वहाँ पर सेम सॉल्वेशन होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पीपीएस के थ्रू, तो वहाँ पर हम नॉर्मल तरीके से देखेंगे, है ना। तो जनरली बेटा होता क्या है कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो बेसिक कैरेक्टर जैसा ही होता है, बट अगर पीपीएस का रोल आ गया तो फिर वहाँ पर कहानी उल्टी बैठ सकती है। जैसे कि मैंने आपको समझाया अभी कि अभी जो एग्जाम्पल फ्लोरीन क्लोरीन वाला समझाया, वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर अलग था और बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर उसका जस्ट उल्टा था। बट जनरली जो न्यूक्लियोफिलिक सिटी होती है वो बेसिक कैरेक्टर के प्रोपोर्शनल होती है जनरली। बट जब पीपीएस का रोल आ जाएगा सो यू हैव टू बी केयरफुल, और यू हैव टू वीक। अब पीपीएस का रोल कहाँ पे आएगा, ग्रुप में आएगा, तो लोचा सिर्फ कहाँ पे होगा, ग्रुप में होगा। लोचा सिर्फ कहाँ पे होगा, ग्रुप में होगा। एक चीज़ हम आपको और थोड़ा सा समझा दें पहले इसमें, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ें, आपको दिखाते हैं। बट एक चीज़ बताओ, अगर हम बात करें कॉन्जुगेट बेस की, थोड़ा सा कलरवा चेंज करें। अब अगर हम बात करें बेटा कॉन्जुगेट बेस की, कॉन्जुगेट बेस क्या होता है कि भैया मान लो ये पानी है, उससे अगर आपने H+ निकाल दिया तो ये OH- बना। चूंकि इस यहाँ से H+ निकाल रहे हो तो बेटा ये एसिड का काम। H+ क्या होते हैं, एसिड्स क्या होते हैं, H+ आयन डोनर होते हैं। भाई एसिड क्या होते हैं, H+ आयन डोनर। देखो बेटा पूरा फिजिकल सब लगता है। और बेस क्या होते हैं, H+ आयन एक्सेप्टर। अब देखो वाटर से एक H+ निकल गया ना, तो बेटा H+ आयन डोनर हुआ ना ये, तो इसका मतलब ये एसिड हो गया। और अगर आप किसी भी सब्सटेंस से H+ निकाल देते हो तो जो प्रोडक्ट बनता है दैट विल बी इट्स कॉन्जुगेट बेस। जैसे हमने कहा कि H2S है, अब बेटा यहाँ से आपने एक H+ निकाल दिया, तो बताओ ये H+ की डोनर है, तो H+ डोनर है तो ये एसिड हो गया।
अब H प्लस निकालोगे तो क्या बचेगा, HS माइनस बचेगा। तो यहाँ से क्या आ गया, ये कॉन्जुगेट बेस। तो इनका जो पेयर होगा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का, पहला पेयर क्या बनेगा यहाँ पर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का H2OH माइनस बनेगा, और यहाँ पर H2S HS माइनस बनेगा। इस तरह से बनते हैं बेटे, इस तरह से बनते हैं, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखो, जब कभी भी आपको इनमें से कंपैरिजन करने का मौका मिले इस तरह से, तो बेटा देखो ये चार्ज है और ये न्यूट्रल है, और वैसे भी ये कॉन्जुगेट बेस है इसका, तो हमेशा कॉन्जुगेट बेस इज मोर स्ट्रॉन्गर या मोर न्यूक्लियोफिलिक देन इट्स ओरिजिनल कंपाउंड। जैसे हमने कहा कि SH माइनस है और यहाँ पर H2S है, तो बेटा बताओ मोर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, SH माइनस। वैसे भी चार्ज ज़्यादा होते हैं, और कॉन्जुगेट बेस, तो यहाँ पर सेम एटम की बात हो रही है, सेम एटम की बात हो रही है, देखो सेम एटम की बात हो रही है, समझ रहे हो ना। तो कॉन्जुगेट बेस ऐसे, तो लॉजिक भी समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर चार्ज आ गया है बेटे, चार्ज आ गया है तो H प्लस आसानी से ले सकता है, या फिर चार्ज आ गया है, माइनस चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रॉन है ना डोनेट कर सकता है, जाके अटैक कर सकता है ना सबस्ट्रेट पे जाके अटैक, तो इसके मोर न्यूक्लियोफिलिक होगा। चलिए अब पहले कुछ पॉइंट को समझते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट सॉल्वेशन एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। देखिए अब जो जो मैंने बोला, देखो मैंने चुन चुन के लिखा है, समझिए जरा, पढ़िए एक एक पॉइंट को, देखिए ध्यान से। न्यूक्लियोफाइल इज ओनली सॉल्वेटेड बाय पीपीएस, क्या सही है क्या, यस और नो। पीएस तो कर नहीं पाया था, सो देर इज नो रोल ऑफ पीएस इन न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये लीजिए कहानी, टेंशन नहीं लेना, सब कुछ प्रॉपर लिखा हुआ है। अब जरा देखो तो, अब जरा मजे तो करो आप, है ना। इफ साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम इज डिफरेंट, अब डिफरेंट एंडाउंग ग्रुप होगा, देन देर इज ए मीनिंग ऑफ सॉल्वेशन एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी विल बी अफेक्टेड बाय सॉल्वेशन। अभी हुआ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन में सॉल्वेशन का इफेक्ट आया, और न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिक कैरेक्टर में डिफरेंस हो गया। न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे इफेक्ट हुआ मैंने आपको समझाया, दूसरा पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब तीसरा पॉइंट चलते हैं। बिकॉज इफ साइज और पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज सेम, देन सॉल्वेशन थ्रू पीपीएस विल बी सेम फॉर ऑल, सेम सॉल्वेशन होगा, तो भैया क्या फर्क पड़ेगा। सो देर इज नो मीनिंग ऑफ सॉल्वेशन, तो वहाँ पर सॉल्वेशन कोई मतलब ही नहीं बनता है। सो फाइनली फॉर न्यूक्लियोफिलिसिटी पीपीएस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल एंड ओनली अलोंग अ ग्रुप, तो पीपीएस ही रिस्पॉन्सिबल होगा और अलोंग द ग्रुप, मतलब या फिर आप कह सकते हो फॉर डिफरेंट एटम्स, फॉर डिफरेंट साइज एटम्स, डिफरेंट साइज एटम्स बोलो, डिफरेंट एटम्स नहीं, डिफरेंट साइज एटम्स बोलो। ये लीजिए कहानी, क्लियर। अब इन्हीं चीज़ों को मिला के अब मैंने देखो कॉन्सेप्ट तगड़ा वाला आपके सामने बना के रखा है, जरा ध्यान से देखिए, समरी देखिए, अब जरा देखना बेटा। इन ए पीरियड, बताओ पहले तो बताओ, इन ए पीरियड, क्या यहाँ पर जब आप पीरियड की बात कर रहे हो बेटा, तो सॉल्वेशन पीपीएस अगर करेगा भी तब भी कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो पीएस का तो पहली चीज कोई रोल नहीं है यहाँ पर, और चूंकि सेम पीरियड में तो साइज भी ऑलमोस्ट सेम होगा, तो बेटा सॉल्वेशन भी सेम होगा, यानी पीपीएस का भी यहाँ कोई रोल नहीं होगा। सो न्यूक्लियोफिलिसिटी सेम एज बेसिक कैरेक्टर, तो ऐसे केस में न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिक कैरेक्टर सेम होगा, ठीक है। नो नीड टू चेक सॉल्वेंट पीपीएस हो चाहे पीएस हो। अभी समझाया कि नहीं समझाया, अभी समझाया कि नहीं समझाया बेटे बताओ। पीएस का तो वैसे भी नहीं होता है, और पीपीएस में चूंकि सेम सॉल्वेशन हो जाएगा, इसलिए ना तो पीएस ना तो पीपीएस, और अगर कॉन्जुगेट बेस आ गया वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा, देन इट्स पेरेंट। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम इज सेम है तो भैया फिर से वही सेम सॉल्वेशन हो जाएगा, तो वैसे भी पीएस का तो कोई रोल था नहीं। अब चूंकि सेम एटम है तो सॉल्वेशन सेम होगा, तो यानी पीपीएस का भी यहाँ पर कोई रोल नहीं होगा। सो नो नीड टू चेक सॉल्वेंट पीपीएस और पीएस। हियर न्यूक्लियोसिटी मे और मे नॉट बी बेसिक कैरेक्टर, यहाँ पर क्राउडिंग का इफेक्ट भी हो सकता है। सो अगर क्राउडिंग इफेक्ट, अभी एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे, अगर क्राउडिंग इफेक्ट आ गया, ज़्यादा क्राउड आ गया, सो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्राउड, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी न्यूक्लियोफाइल को जाके अटैक करना होता है बेटे, कहाँ पे, सबस्ट्रेट पे, और अगर ज़्यादा क्राउडेड है तो भैया कहाँ अटैक कर पाएगा, उसको जगह नहीं मिलेगी वहाँ पर घुसने की। सो न्यूक्लियोसिटी और क्राउड में इनवर्स रिलेशन होगा, बट बेसिक कैरेक्टर और क्राउड में डायरेक्ट रिलेशन होगा। अभी हम बताएं कि बेसिक कैरेक्टर बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्या अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर पे, बस अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर, अभी समझेंगे। अब लोचा आएगा कहाँ पर, तो बेटा बताओ, इसका मतलब पीरियड की बात कर लो या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम सेम है, तो ना तो पीपीएस की बात, ना पीएस की बात, ना पीपीएस की बात, ना पीएस की बात, बट डिफरेंट एटम्स इन ए ग्रुप हैं अगर, यानी डिफरेंट साइज की बात अगर हो गई, डिफरेंट साइज एटम्स की बात हो गई, या ग्रुप की बात हो गई, या डिफरेंट साइज एटम्स की बात हो गई, तो लोचा होगा। इन दैट केस हियर सॉल्वेंट पीएस एंड पीपीएस मैटर्स।
तो वैसे पीपीएस का तो कोई मतलब नहीं, काटी दो, पीपीएस मैटर करेगा। तो अगर पीपीएस है तभी देखा था कि छोटा साइज अगर होगा, बताओ ना बेटे, अगर पीपीएस है तो पीपीएस और न्यूक्लियोफिलिसिटी में आपको ध्यान देना होगा कि छोटा साइज है, ज़्यादा जकड़ लेगा, और उसके बेसिस पे फिर हम बात। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा और बेसिक कैरेक्टर में इन्वर्स रिलेशन होगा, और अगर पीएस है तो बेटा कोई फर्क पड़ने ही वाला नहीं है। जैसे नॉर्मल वही क्या कि न्यूक्लियोफिलिसिटी सेम एज बेसिक कैरेक्टर, सेम एज बेसिक कैरेक्टर, सेम एज बेसिक कैरेक्टर, सेम एज बेसिक कैरेक्टर। बताओ बेटे, क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई क्या? तो जिसका साइज ज्यादा होगा उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा। कैसे? फ्लोरीन, क्लोरीन, यहीं पे देखो, ब्रोमीन, आयोडीन, इसी का मोर साइज है। तो बेटा बताओ, इसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिसअपियर हो गया था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया इसका, तो इलेक्ट्रॉन देने की पावर भी कम हो जाएगी ना इसकी। बात समझ रहे हो? तो समझ रहे हो? ऐसे नहीं, कैसे? समझो जरा बात को, गड़बड़ मत करो। देखो कैसे, छोटा साइज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी है, चारों तरफ से आके इसको पानी घेर लेगा, पीपीएस जकड़ लेगा, पकड़ लेगा, कैद कर लेगा एकदम, और इसका साइज ये हो जाएगा जनाब ये। अब इसका साइज, इसमें उतने वाटर मॉलिक्यूल्स को नहीं कर पाएंगे बेटा, बताओ, तो इसका साइज ये रहेगा। तो सॉल्वेशन के बाद के साइज नहीं देखना, हम डायरेक्ट बता रहे हैं। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में ये वाला देखो, इसका साइज बड़ा था ना, तो देखो बेटा अब बताओ, ये बहुत हैवी हो गया, ये हल्का है, तो ये जल्दी से जाके अटैक मार देगा, अभी तो समझाया था। तो बेटा बताओ, इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगा, इसका एमंग दीज हेलोजेंस साइज ऑफ आयोडीन, नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, इज मोर, दैट्स वाई इट्स न्यूक्लियोफिलिसिटी इज मोर, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। अगर पीएस है तो आप नॉर्मली देखो बेसिक कैरेक्टर की तरह, सिंपल कहानी है, सिंपल कहानी है। तो इस चीज़ को, इस मैप को बना लेना बढ़िया तरीके से, वही चीज़ है यहाँ पर। और चलिए अब शुरू करते हैं एग्जाम्पल्स। चलिए शुरू, देखिए कॉन्जुगेट बेस। बेटा बताओ, क्या यहाँ पर ये कॉन्जुगेट बेस है इसका? देखो ये कॉन्जुगेट बेस है इसका, देखो ये कॉन्जुगेट बेस है इसका, देखो ये कॉन्जुगेट बेस है इसका। बोलो ना बेटे, बोलो ना बेटे। अब ये वाली बात भी करते हैं, क्या ये कॉन्जुगेट बेस है इसका? क्या ये कॉन्जुगेट बेस है इसका? क्या ये कॉन्जुगेट बेस है इसका? अभी समझा। और कॉन्जुगेट बेस आर मोर न्यूक्लियोफिलिक, उनका न्यूक्लियोसिटी ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ चार्ज। तो भैया कॉन्जुगेट बेस, सो कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, हो गया पहला खत्म। सो कॉन्जुगेट बेस आर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन बेस, नो नीड टू चेक सॉल्वेंट। अच्छा सॉल्वेंट क्यों नहीं चेक किया? क्योंकि सेम एटम की बात हो रही है, लीजिए, देयर इज नो नीड टू चेक सॉल्वेंट। तो ना तो यहाँ पर पीएस का रोल आया, आप समझ में आ रही बेटे बात, और ना यहाँ पर पीपीएस का रोल आया। बताओ बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिफाइन हो गई। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब सोचो सर इसका क्या करें? अच्छी बताओ बेटे, पानी था, इसने H+ ले लिया तो H3O+ बनाया, H+ ले रहा तो ये बेस हो गया ना, ये बेस हो गया, लो बेटा, और ये उसका कॉन्जुगेट एसिड हो गया, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड हो गया। अब भैया एसिड थोड़ी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट, एसिड क्या करता है? H+ डोनेट कर रहा था। तो भाई ये बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा है, मतलब ये कर सकता है कि इसके लोन पेयर, देखो इसके लोन पेयर बेटा H+ गया तो इसके लोन पेयर को ऑक्युपाई कर लिया ना, लोन पेयर के साथ इसने बॉन्ड बना लिया, तब इसके लोन पेयर ज़्यादा फ्री है, इजीली डोनेट कर सकता है, इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगा। देखिए यहाँ से ये लॉजिक यहाँ पे लगा, समझ में आ गई होगी बात। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, नेक्स्ट एग्जाम्पल की। अब आपके सामने ये एग्जाम्पल, ये भी समझा चुका हूँ। क्या ये बेटा सेम पीरियड में है? पहले मुझे बताओ, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन सेम पीरियड में है। चलिए सेम पीरियड, साइज मैटर नहीं करेगा। तो भैया अब सिंपल एक काम करो ना, बेसिक कैरेक्टर, तो इसका मतलब क्या है? सीधे सेम पीरियड है बेटा, तो पीएस मैटर नहीं करेगा, पीपीएस मैटर नहीं करेगा। और हमने कहा था ना बेटा कि अगर सेम पीरियड में है तो आप क्या करो, नो चेक पीएस, पीपीएस, न्यूक्लियोसिटी सेम एज बेसिक कैरेक्टर। इस मैंने साइड में लिख दिया है अभी, जो तरीके बताए थे। तो भैया पीरियड में है, सेम पीरियड में है, तो भैया क्या करो, बेसिक कैरेक्टर चेक करो। और बेसिक कैरेक्टर कैसे चेक करते हो? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। और चूंकि सेम पीरियड में है तो साइज मैटर नहीं करेगा, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे। तो बेटा बताओ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर अगर माइनस चार्ज है तो ज्यादा स्टेबल होता है, नेगेटिव चार्ज। क्या बेटा ये सब समझाया नहीं है? तो अब तो यही जीओसी के कॉन्सेप्ट लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं तगड़े वाले? सो नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल।
तो भैया मोर लेट, तो अब चूंकि एक ही पीरियड में है तो बेटा आप क्या चेक करो, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन पे हम जा रहे हैं, ध्यान देना। तो अगर एक ही पीरियड में है तो बेटा साइज नहीं देखो, क्या देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बेटा बताओ नेगेटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इट्स मोस्ट। अब ये काम ग्रुप में नहीं कर सकते, ग्रुप में करते तो हम साइज देखते, वहां पे टेंशन बांटने वाला काम करते, गड़बड़ नहीं करना बिल्कुल भी। तो ये मोर इलेक्ट्रोड पर माइनस चार्ज है, तो ये मोर स्टेबल एनायन हो गया, ये मोस्ट स्टेबल एनायन हो गया, मोस्ट स्टेबल एनायन हो गया बेटे। तो ये आपका लीस्ट स्टेबल एनायन हो गया, लीस्ट स्टेबल एनायन हो गया। अब बताओ बेटे, अगर ये मोस्ट स्टेबल, अगर ये लीस्ट स्टेबल, तो बेटा बताओ बेसिक कैरेक्टर और स्टेबिलिटी ऑफ एनायन में क्या रिलेशन, इनवर्स रिलेशन है। क्योंकि एसिडिक में डायरेक्ट होता है, बताओ बेटा। तो अगर, अब बताओ अगर ये लीस्ट है बेटा, तो सबसे कम अगर स्टेबल है तो इसका बेसिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, तो बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर सबसे ज़्यादा इसका होगा, और वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का होगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी सेम एज बेसिक कैरेक्टर इन ए पीरियड। खत्म कहानी, खत्म कहानी। नो नीड टू चेक, नो नीड टू चेक सॉल्वेंट। बेटा समझ में आ रही ना बात? तो इसका अगर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिक कैरेक्टर की बात करें, न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिक दोनों सेम होंगे, क्या होगा बेटा? तो लीस्ट स्टेबल का सबसे ज़्यादा होगा, तो CH3 माइनस सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद आपका NH2 माइनस, उसके बाद OH माइनस, उसके बाद F माइनस। तो बेटा देखो इधर जाने से क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो रहा है, देखो डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ रहा है। या अगर आप एसिडिक कैरेक्टर लिखते तो आप चाहो तो पहले एसिडिक लिख दिया करो, उसका उल्टा बेसिक कर दिया करो। तो बताओ सबसे मोस्ट स्टेबल एनायन ये है, और मोर स्टेबल एनायन मोर एसिडिक कैरेक्टर, तो ये F माइनस, उसके बाद OH माइनस, उसके बाद NH2। चूंकि ये एक ही पीरियड में था बेटे, इसलिए हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव देखा, ये काम किया। आपके सामने सारे एग्जाम्पल्स। चलिए आगे बढ़ें, और एग्जाम्पल देखें, आप सब देखते चले जाएं एकदम मस्त तरीके से। अब सेम एटम है यहाँ पर भी बेटे, सेम एटम है, तो सेम एटम है तो ना तो मतलब है PPS से, ना तो मतलब है PAS से। अब सेम एटम है तो भैया, और कार्बन की सेम चेन है, तो अगर सेम एटम है और सेम हाइब्रिडाइजेशन है, सेम एटम है नहीं एंड हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है, तो अगर सेम कार्बन की चेन है तो वहां पर हम क्या चेक करते थे, हाइब्रिडाइजेशन चेक करते थे, हाइब्रिडाइजेशन चेक करते थे। तो बेटा यहाँ पर निकालोगे sp आएगा, यहाँ पे sp2 आएगा, यहाँ पे sp3 आएगा, और आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पता है कि सबसे ज़्यादा sp होता है, फिर sp2 होता है, फिर sp3 होता है। अब बताओ बेटा, अगर हम इसके एसिडिक ऑर्डर की बात करते, अच्छा यहाँ पर चूंकि सेम एलिमेंट की बात हो रही है बेटे, तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या है कि जो आपका क्या न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा वही आपका बेसिक कैरेक्टर होगा। अभी बताया था पिछले एग्जांपल में, कहाँ गया वो पिछले एग्जांपल? न्यूक्लियोफिलिसिटी इन ए पीरियड या सेम एलिमेंट अगर है, सो न्यूक्लियोफिलिसिटी सेम एज बेसिक कैरेक्टर, खत्म कहानी। तो अब बताओ बेटा बेसिक कैरेक्टर, तो पहले एसिडिक ऑर्डर लिख लो। एसिडिक ऑर्डर कैसे लिखोगे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर माइनस चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, तो एसिडिक ऑर्डर इसका ये हो जाएगा, ये दूसरा, फिर आएगा RCH डबल बॉन्ड CH माइनस, और तीसरा जो आपका आएगा RCH2 माइनस। और अगर ये एसिडिक है तो बेसिक इसका उल्टा हो जाएगा, तो बेसिक क्या हो जाएगा बेटे? RCH2 माइनस RCH। बताओ बेटा पूरा का पूरा GOC लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सारे कॉन्सेप्ट्स वही लग रहे हैं कि नहीं? कुछ नहीं है। अब देखो सारा सॉल्वेंट का, न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या कॉन्सेप्ट तगड़ा वाला है आपके सामने। ये सब मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, बट जो तरीका बता रहा हूँ उसके बेसिस पे भी आप काम कर सकते हो। बेसिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। तो भैया ये मोस्ट स्टेबल है एनायन, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज। ये आपका लेस स्टेबल एनायन है, ये लीस्ट स्टेबल एनायन है। और अगर ये लीस्ट स्टेबल एनायन है तो इसका बेसिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। तो देखो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, देखो बेसिक या फिर न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है। देख लीजिए आप, आगे बढ़िए, आगे बढ़ें। अभी काम यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, अभी देखते जाएं जनाब, मस्त मस्त मौज करें आप। तो अब जरा बताओ बेटा, अच्छा क्या हम ये कर चुके हैं क्या? ग्रुप लोचा आ गया ग्रुप में भैया। ग्रुप में अब हम क्या देखें? सीधे साइज देख लें बेटे, न्यूक्लियोफिलिसिटी। और देखो सॉल्वेंट की बात करें तो यहाँ पर PPS है, यहाँ पर PPS है। अगर PPS है तो भाई काम होगा, PS का तो कोई रोल होता ही नहीं है, तो PS का नो रोल। अगर PPS है तो सॉल्वेंट का रोल होगा, और सॉल्वेंट का रोल होगा बेटा तो इसमें जिसका साइज ज़्यादा होता है उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज़्यादा होता है। मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ, इसका लिस्ट सॉल्वेशन हो पाएगा, है ना। तो इस तरह से मीन साइज इज डिफरेंट, सो नो नीड टू चेक। बात समझ रहे हो ना? सो इन ए ग्रुप, सो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, ये आपको बात करा चुके हैं। अब अगर हम इनकी बात करें बेटा, अब वाटर है तो वाटर क्या होता है? PPS होता है, PPS
पीपीएस पीपीएस, है ना। अब ऑक्सीजन सल्फर ये भी सेम पीरियड में है, ऑक्सीजन सल्फर सेम पीरियड में, ऑक्सीजन सल्फर सेम पीरियड में है। अब सेम पीरियड में है बेटा, तो आपको यहाँ पर ना तो पीएस देखने की जरूरत है और ना ही आपको पीपीएस देखने की जरूरत है। सीधे क्या चेक करो, बेसिक कैरेक्टर। सीधे क्या चेक करो, बेसिक कैरेक्टर। तो क्या हम यहाँ पर बेसिक कैरेक्टर चेक करें बेटा। और बेसिक कैरेक्टर चेक करने के लिए चूंकि बेटा सेम पीरियड में है, चूंकि सब के सब किसमें बेटा, सेम पीरियड में है। अब समझ में आ रहा है ना बेटा, ये देखो सारी चीजें लिखी हैं, है ना। तो ये सेम पीरियड, ऑक्सीजन सल्फर ना, ऑक्सीजन सल्फर नहीं, सेम पीरियड नहीं बेटा, ये सेम ग्रुप में होगा ना। ऑक्सीजन के बाद सल्फर ऐसे आता है। आई एम सॉरी बेटे, ये तो ग्रुप की बात होगी। किसकी बात होगी, ग्रुप की बात होगी, ग्रुप की बात होगी। चलो अब ग्रुप की बात होगी, तो अब देखते हैं, यानी डिफरेंट एटम्स हैं और साइज भी डिफरेंट है। अब चूंकि ग्रुप की बात होगी तो यहाँ पर साइज की बात करेंगे, साइज की बात करेंगे। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, अब अभी ग्रुप में मैंने क्या समझाया था कि अगर साइज बढ़ गया बेटे, तो अगर ग्रुप की बात कर रहे हो तो न्यूक्लियोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, सीधे। तो अब आपका हो ही गया काम। तो बेटा साइज सल्फर का ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है, सल्फर का ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है, सल्फर का ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है, न्यूक्लियोसिटी का ऑर्डर ही हो जाएगा। बेटा क्या चाहिए बताओ, बच्चे की जान लोगे क्या बेटा? सारी चीज़ें तो आपके सामने है, सब कुछ तो आपके सामने है। चलो अब बताओ, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। अब ये अगर यहाँ पर ऐसे आ जा रहे हैं, अगर आप पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट ले रहे हो, अब सुनो, समझना बात को। अब चूंकि अगर आप पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट ले रहे हो तो बेटा क्या इनका सॉल्वेशन हो पाएगा क्या? पहले तो मुझे ये बताओ, आप समझो। तो जब पोलर प्रोटिक था तब तो सॉल्वेशन हुआ था, बट जब पोलर अप्रोटिक लिए हो तो उसका सॉल्वेशन हो ही नहीं पाएगा। और जब सॉल्वेशन हो ही नहीं पाएगा तो बेटा अब मुझे बताओ, ध्यान देना। और जब सॉल्वेशन नहीं हो पाएगा बेटे, तो अब बताओ बेटा, अब ग्रुप की बात हो रही है, यहाँ पे ग्रुप की बात हो रही है। तो सिंपल सी बात है बेटा, बेसिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। क्योंकि पीएस है बेटा, कोई सॉल्वेशन नहीं। अब यहाँ पर ये फ्लोरीन को जकड़ नहीं पाएगा, जकड़ने वाला कोई है नहीं, पीएस तो जकड़ ही नहीं पाता है एनायन को, तो यहाँ पर कोई सॉल्वेशन ही नहीं होगा। और जब कोई सॉल्वेशन होगा ही नहीं बेटे, तो ये तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। और जैसे ही अगर वैसे ही रहेंगे तो बेटा यहाँ पर ऐसे केसेस में बेटा न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेसिक कैरेक्टर एज यूजुअल, जब सॉल्वेंट का रोल नहीं आता है ना, पीपीएस जब नहीं होता है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेसिक कैरेक्टर सेम होता है। तो भैया एक चीज़ बताओ, तो क्या हम वही काम कर लें? साइज बढ़ गया, एलोंग ए ग्रुप है तो हम साइज देखेंगे, और यहाँ पे टेंशन जो है बट जाएगा कि क्या मोर स्टेबल एनायन हो जाएगा, मोर स्टेबल एनायन हो जाएगा। और बेटा क्या ये लीस्ट स्टेबल एनायन हो जाएगा? देखो ना भाई, क्या चाहिए भाई, सब कुछ तो जो ट्रिक मैंने लिखी वो यहाँ पे साथ साथ आपके सामने साइड में लगा के दिखा दे रहा हूँ आपको। और क्या चाहिए बेटे? तो लीस्ट स्टेबल है, तो चूंकि लीस्ट स्टेबल है, इनवर्स रिलेशन है, तो अगर सबसे कम स्टेबल है तो बेसिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। या एसडी का ऑर्डर लिख लो, अब तो आपको पता है, ये चीज़ भी आपने समझ ली। चलो और आगे बढ़ें बेटे। आई होप बेटा आपको मैं समझा पा रहा हूँ और आप समझ पा रहे हो। आगे बात करें, अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ भी O- है बेटे, यहाँ भी O- है, सेम है। तो इसका मतलब यहाँ पर है ना, पीएस पीपीएस का कोई मतलब है नहीं, पीएस पीपीएस का कोई मतलब है नहीं, छोड़ दो उसको, छोड़ो क्या है। अब बात यहाँ पर आती है अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, मतलब सेम एज बेसिक कैरेक्टर, सेम एज बेसिक कैरेक्टर। या फिर आप ऐसे कह सकते हो क्या कि बेसिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। अब ऐसे देखो, अब ये कह सकते हो ना, देखो माइनस सिंगल डबल, यहाँ ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया, और अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया तो बेटा ये मोर स्टेबल एनायन हो गया, मोर स्टेबल एनायन हो गया, तो फिर ये लेस स्टेबल एनायन हो गया। अब बताओ ना बेटे, अब देखो यहाँ पर भी ये लोन पेयर सिंगल डबल होगा ना, यहाँ पर इस तरह से लोन पेयर सिंगल, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया, यानी कि ये मोर स्टेबल हो गया, और ये आपका लेस स्टेबल हो गया, लेस स्टेबल हो गया। सेम समझ रहे हो कहानी? यहाँ पर अगर आप देखो तो बेटा ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आइडेंटिकल, इसके क्या बनते हैं? आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। कैसे? देखो, एक तो ऐसा बनेगा और दूसरा इसका ऐसा बनेगा। और जो जब रेजोनेंस की बात आती है और जिसमें आइडेंटिकल होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो मोस्ट स्टेबल एनायन हो गया। सारे एग्जाम्पल तो आपके सामने हैं। मोस्ट स्टेबल एनायन हो गया बेटे, मोस्ट स्टेबल एनायन हो गया,
मोस्ट स्टेबल एनायन हो गया। अब बेटा बताओ पीएच है मतलब बेंजीन है, मतलब ये कुछ इस तरह का है लाइक दिस O माइनस। तो रेजोनेंस यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी रेजोनेंस है, यहाँ भी रेजोनेंस है, बट यहाँ पे आइडेंटिकल है, इक्विवेलेंट आरएस है। तो बेटा बताओ ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर उससे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, और उससे कम स्टेबल ये होगा, और ये आपका लीस्ट स्टेबल हो जाएगा एनायन। और चूंकि ये लीस्ट स्टेबल हो गया तो बेटा लीस्ट स्टेबल एनायन मतलब बेसिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा होगा। तो देखो इसका सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। बताओ ना बेटे, कहानी समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कहानी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मज़े आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं बेटा? अब देखते जाएँ अब जनाब, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात आई, फिर से ज़रा देखो यहाँ पे क्या है ना बेटा, कि जब आप ऐसे जा रहे हो इस तरह से, देखो एटम सेम है, तो पीएस पीपीएस तो भूल जाओ आप, पीएस पीपीएस तो भूल जाओ आप, पीएस पीपीएस क्या वो छोड़ो, काट दो, छोड़। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम सेम है, लेकिन यहाँ पर देखो एक अल्काइल, यहाँ पर इथाइल, यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर 2 मिथाइल, यहाँ पर 3 मिथाइल। तो भैया एक चीज़ बताओ बेटा, अब ऐसा समझो कि जब सेम एटम आ गया तो हम लोग क्या देखेंगे बेटा, क्राउडिंग अफेक्ट कर जाएगा। कैसे क्राउडिंग अफेक्ट कर जाएगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी को कैसे क्राउडिंग अफेक्ट करेगा, समझना जरा बात को। बेटा एक चीज़ बताओ, इसको जाके सबसेट में अटैक करना है, पहले बताओ क्या पीएस का कोई रोल नहीं, क्या पीपीएस का कोई रोल नहीं? तो अब नॉर्मल तरीके से सोचो ना कि न्यूक्लियोफाइल को जाके सबसेट पे अटैक मारना है, तो भैया ये इतना ज्यादा क्राउडेड है, ये चारों तरफ से इसका O माइनस घिरा होगा, क्या वहां पर जाके आसानी से अटैक मार पाएगा? नहीं मार पाएगा, तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे कम हो जाएगा। तो अगर इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर लिखे, यानी तो इधर जाने से न्यूक्लियोफिलिसिटी इसका क्या होगा, डिक्रीज होगा। देखो इधर जाने से न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। केसीपी होता है बेटा काइनेटिक, बट बेस के लिए हमें कुछ नहीं चेक करना होता, जस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर चेक करना होता है। तो बेटा बताओ यहाँ पर ये प्लस आई है, ये प्लस आई, ये इलेक्ट्रॉन देखे, यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, मच मोर अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लोन पेयर होगा या निगेटिव चार्ज होगा। और बेटा बताओ, और अगर मोर अवेलेबिलिटी है तो बेसिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी, यहाँ पर ये 2 देंगे तो यहाँ पर ये C2H5 देगा, यहाँ पर CH3 देगा, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसके पास आएंगे, तो इसका बेसिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। तो इधर जाने से बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, चूँकि साइज बढ़ गया तो वहाँ जाके अटैक करने का पावर इसका कम हो जाएगा, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज करेगा। ये आपके सामने। सिमिलरली बेटा बताओ, ये साइज बढ़ गया, बल्कि ग्रुप हो गया, वहाँ जाके अटैक मार नहीं पाएगा, सेम एटम है, तो पीएस पीपीएस की कोई बात नहीं होगी, ना इधर पीएस और नॉर पीपीएस, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बात समझ रहे हो बेटे? तो सिंपल आप तरीके से क्या, क्राउडिंग ज़्यादा है तो बेटा इधर जाने से न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी, बट ये देखो सप्लाई करने वाले इतने सारे हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेस की बढ़ा देंगे तो ये बहुत अच्छा बेस हो जाएगा, तो इसका बेसिक कैरेक्टर इधर जाने से बढ़ेगा, बट न्यूक्लियोफिलिसिटी घटेगा। तो क्राउडिंग का भी इफेक्ट आएगा, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट एटम सेम है तो वहाँ पे क्राउडिंग भी चेक कर लेना है और बेसिक कैरेक्टर भी चेक कर लेना है। और अगर क्राउडिंग वाली बात नहीं आ रही है तो बेसिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी, क्राउडिंग में इसका उल्टा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें एकदम तरीके से देखो, और ये सब मैंने आपको बता रखा है बेटा, ऑलरेडी सब चीज़ें बहुत डिटेल में बता रखी। बेटा क्या ये एग्जाम्पल आप फटाक से निपटा सकते हो क्या ये नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी एलोंग ग्रुप है और आपने पीपीएस सॉल्वेंट यूज कर रखा है, तो इस केस में जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है कि नहीं होता है? अब तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं ना इतना समझाने के बाद, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, जो नॉर्मल साइज, तो साइज सबसे ज़्यादा किसका बेटा? देखो एसपी का, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा इसका हो जाएगा, उससे कम इसका, उससे कम इसका। लेकिन बेसिक कैरेक्टर इसका उल्टा हो जा रहा था, तो बेसिक कैरेक्टर जैसे हमने फ्लोरीन वाला किया था, सिमिलरली ये वाला केस भी यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट लग गया बेटे, लग गया कि नहीं लग गया बताओ? तो पीपीएस है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, देखो तो साइज सबसे ज़्यादा है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इसका सबसे ज़्यादा है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक कैरेक्टर, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर होगा उसका उल्टा बेसिक कैरेक्टर। ये लीजिए। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें बेटा, ये एग्जांपल ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, नहीं कर चुके हैं हम लोग। देखो एलोंग ए पीरियड बात हो रही है, एलोंग ए पीरियड बात हो रही है अगर, तो नो पीपीएस नो, सीधे सीधे हम स्टेबिलिटी ऑर्डर देख सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। तो भैया यहाँ पर देखो चूंकि सेम पीरियड में है, हालांकि ये एग्जांपल डायरेक्ट यही एग्जांपल तो हमने कराया था आपको, यस दिस एग्जांपल इज डन, ये एग्जांपल हो चुका है, डायरेक्ट एग्जांपल ये मैं आपको करा चुका हूँ। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल। अब देखो बेटा यहाँ पे क्राउड राउट को तो चेक करनी है, यहाँ भी बेंजीन, यहाँ भी बेंजीन, यहाँ भी बेंजीन। अब ये देखो यहाँ पर सेम एटम है, तो ना इधर पीएस का रोल है यहाँ पर और ना ही पीपीएस का रोल है, कोई रोल नहीं, इन्हें पीरियड या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम सेम है। तो अब क्या करेंगे हम, जस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक कैरेक्टर,
तो भाई बेसिक कैरेक्टर का मतलब क्या कि जिसपे इलेक्ट्रॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक बेटा, NO2 माइनस M देता है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा। ये प्लस H इलेक्ट्रॉन देगा इसको, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। ये प्लस M इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। अब ये हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये मेसोमेरिक है और ये माइनस M है। बेटा बताओ, तो ये तो सबसे लास्ट में, यानी B की अगर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें बेटे, तो बताओ क्या ये सबसे लास्ट में चला गया? बोलो ना बेटे, क्या ये सबसे लास्ट में चला गया? और बेटा बताओ उसके बाद फिर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ा रहा है? ये प्लस M वाला बढ़ा रहा है। देखो तो D क्या सबसे पहले आ गया। अब इसमें घट, अब देखो कौन कौन सा हो गया, D और B हो गया, तो इसको कट कर दो, इसको कट कर दो। अब देखो C में बढ़ रहा है, A में कुछ नहीं हो रहा, तो C आ जाएगा, फिर A आ जाएगा। चेक करो, ये दिस इज योर न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिक ऑर्डर, DCAB DCAB DCAB। और समझे? देखो स्टेबिलिटी से भी चेक कर लो, स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन और उसका उल्टा, क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर की बात कर ले तो हम स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन चेक कर लो बेटा। बताओ आपको पता है ना, लाइक लाइक, तो देखो ये लाइक लाइक, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, तो लाइक लाइक की बात करें तो अगर स्टेबिलिटी की बात कर लें हम, स्टेबिलिटी की बेटे बात कर लें हम अगर, तो स्टेबिलिटी की बात कर ले तो लाइक, देखो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो लाइक लाइक का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है, आपको पता है कि यहाँ माइनस है। लाइक अनलाइक, लाइक अनलाइक, तो इसका मतलब बेटा क्या कि स्टेबिलिटी इसका भी घटेगा, स्टेबिलिटी इसका भी घटेगा। अब ज़्यादा पावरफुल हो ज़्यादा घटाएगा, तो यानी कि अब देखो इसका तो स्टेबिलिटी बढ़ गया अभी का, लाइक लाइक की वजह से। अब इसका भी घट रहा है, इसका भी घट रहा है, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो दोनों घटा। अब दोनों में कौन ज़्यादा घट जाएगा? जो ज़्यादा पावरफुल हो ज़्यादा घटाएगा, यानी D सबसे लास्ट में चला जाएगा, और उसके जस्ट पहले क्या आएगा? C आएगा, और बचा जो है वो A आएगा। अब बेटा इसका उल्टा कर लो तो बताओ बेटा बेसिक कैरेक्टर नहीं आ जाएगा आपका, या न्यूक्लियोफिलिक नहीं आ जाएगा? D C A B कैसे चाहिए बेटा बताओ? जैसे चाहिए वैसे देखो ना, जैसे चाहिए वैसे देखो ना बेटे, कहाँ पर कोई दिक्कत है आप मुझे बताएं। देखो तो ये सारी चीज़ें बेटा देखो, ये देखो क्राउडिंग वाला मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी, है ना, क्राउडिंग का केस ऑलरेडी हो चुका है बेटे, है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली बात हो जा रही है कि भाई अगर हम इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करते हैं तो बेटा बताओ, न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करते तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इसका बहुत कम हो जाता है, क्योंकि मच मोर क्राउडिंग है, देखो सेम एलिमेंट है। तो लेकिन बेसिक की बात करें तो देखो ये सप्लाई कर रहा है, ये सप्लाई कर रहा है, ये सप्लाई कर रहा है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर H+, सो मोर बेसिक, तो इसका बेसिक कैरेक्टर ये हो जाएगा। तो अगर हम इसको A बोल दें, इसको B बोल दें, तो बेटा इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, कैरेक्टर आपका A इज मोर देन B हो जाएगा। ये दीजिएगा, है ना। ये सारी कहानी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। देखो ये एग्जांपल्स बेटे नहीं किए हुए हैं क्या? ये देखो कॉन्जुगेट बेस वाले एग्जांपल आ गए आपके सामने, सिंपल। तो कॉन्जुगेट बेस इज मोर, देखो ये कॉन्जुगेट बेस है, ये देखो खत्म कहानी, है ना। अब सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ये देखिए बेटा यहाँ पर सेम पीरियड की बात हो रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव चेक करो, कॉन्जुगेट। अब यहाँ पर इन दोनों की बात करें, सेम एटम है बेटा आ गया, तो बेसिक कैरेक्टर चेक कर लो, कोई PS PPS की जरूरत नहीं। तो बेटा देखो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया, तो भैया इसका अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, तो इसका बेसिक कैरेक्टर कम हो गया, तो इसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा हो गया। इनवर्स रिलेशन है बेटे, है ना। और देखो आपको हमने ये एग्जांपल भी बेटे समझा रखा है बहुत डिटेल में, सब कुछ यहाँ पर लिख दिया है मैंने, सब कुछ यहाँ पर लिख दिया है। आपको 2 एग्जाम्पल होमवर्क में दे रहा हूँ, इनको करना, और नहीं समझ में आए तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करके बताऊँगा। देखो एक एग्जाम्पल ये है, रैंक द फॉलोइंग स्पीसीज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी इन ए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, मोस्ट टू लीस्ट स्टेबल जाना है, फटाफट बता सकते हो आप। और बेटा दूसरा आपका ये है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स व्हिच इज स्ट्रॉन्गेस्ट या बेस्ट न्यूक्लियोफाइल, इन तीनों में कौन बेस्ट है वो बताना है, इन तीनों में कौन बेस्ट है वो बताना है, इन तीनों में कौन बेस्ट है वो बताना है। सॉल्वेंट भी इन्होंने दे दिया है, देखो यहाँ पर CH3OH है, यहाँ पर यानी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, DMF पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, DMSO पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। और पोलर अप्रोटिक आ गया तो आपको क्या करना है आपको पता है, पोलर प्रोटिक आ गया तो आपको क्या करना है कैसे पता है। ग्रुप है, सेम एटम की बात हो रही है, क्या हो रही है, सारी कहानी आपको समझा रखा हूँ मैं। तो आप चाहो तो मैं इसको कर दूँ, या चाहो तो, या फिर आप एक काम करो पॉज कर लो, इसको डिस्कस ही कर लेते हैं, इसको पॉज कर लो, डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आप ट्राई करो एक बार ये क्वेश्चन देख लो, और चलो एक बार ये क्वेश्चन देख लो, इसको डिस्कस करके खत्म ही करते हैं, ठीक है। चलिए ट्राई करो। तो आपने ट्राई कर लिया होगा बेटा। चलिए अब जो भी तरीका बताया, देखो कैसे चुटकी में क्वेश्चन बनता है, कैसे चुटकी में क्वेश्चन बनता है, आप खुद बेटा आप आराम से चेक कर सकते हो। आपको बताना है इसमें कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो सबसे ज़्यादा किसका होगा, फिर उससे कम किसका होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। सॉल्वेंट सबसे पहले तो देखो बेटा यहाँ पर ऑक्सीजन आ रहा है, सल्फर आ रहा है, यानी कि यहाँ पर एलोंगे ग्रुप की बात हो रही है, साइज डिफरेंट है, एटलीस्ट एक सल्फर और 2 ऑक्सीजन है, तो बेटा साइज का मैटर तो आ गया। और यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, PPS है, और बेटा अगर PPS है तो फॉर PPS न्यूक्लियोफिलिसिटी
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज इफ साइज इज डिफरेंट। तो बेटा देखो, इस ऑक्सीजन और इस सल्फर में बिग साइज सबसे ज़्यादा इसी का होगा ना, ऑक्सीजन के बाद सल्फर आता है, तो सबसे बड़ा साइज तो बेटा यही हो गया। इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी जो सबसे ज़्यादा हो जाएगा बेटा वो किसका हो जाएगा, CH3 CH2 CH2। अब देखो ना जो समझाया है बेटा, कोई भी क्वेश्चन करो ना, अब ये दोनों क्वेश्चन जो है ना बेटा MS7 का क्वेश्चन है, अब देख लेना 2-3 क्वेश्चन ही है MS7 में, और बाकी हम आगे आगे आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन और देंगे। ज़रा देखना, एक क्वेश्चन में कुछ करेक्शन भी हमको लगा है, ठीक है, देखना कुछ ये चीज़ आ गया पहला। दूसरी पे बात करें अब जब इन दोनों की बात हम बेटे करेंगे, जब हम बात करें इन दोनों की अगर हम बात करें अगर इन दोनों की, तो बेटा एक चीज़ बताओ, सेम एटम हो गए, तो यहाँ पर PES और PPS से इनका तो कोई लेना देना है नहीं, इसका तो PPS से लेना देना था, बट इन दोनों का तो सॉल्वेंट से कोई ले, क्योंकि सेम एटम आ गए। तो सेम एटम आ गए तो बेटा हम क्या करेंगे, बेसिक कैरेक्टर की तरह बात कर लेंगे, सेम एज बेसिक कैरेक्टर या अवेलेबिलिटी। अब बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, या फिर जैसे भी चाहो आप उसके बेसिस पे बात कर लो। तो बेटा एक चीज़ बताओ, ये माइनस सिंगल डबल क्या इसका लोन पेयर रेजोनेंस में चला जाएगा, माइनस सिंगल डबल, तो यानी लेस अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। तो अगर लेस अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर है तो लेस बेसिक हो जाएगा। तो इसका मतलब बेटा यहाँ पर तो रेजोनेंस नहीं है, सो दिस विल बी मोर बेसिक। समझे? तो पहले जो सबसे बड़ा साइज वाला था, तो चूंकि पीपीएस अगर है तो साइज में मैटर करता है, न्यूक्लियोसिटी डायरेक्टिव, तो साइज वाले को हमने ले लिया, चलो भाई पीपीएस ने अपना काम यहाँ पे कर दिया, सबसे बड़ा साइज इसका था, तो इसने सॉल्वेट इसको भी किया, इसको भी किया, इसको भी किया। अब इसको सबसे कम सॉल्वेट कर पाया और इसको बराबर सॉल्वेट किया और ज़्यादा सॉल्वेट किया, तो इन दोनों का सॉल्वेशन चूंकि साइज छोटा है तो इन दोनों का सॉल्वेशन ज़्यादा होगा, इसका और इसका। साइज छोटा ऑक्सीजन का, इसका सॉल्वेशन कम हो पाएगा क्योंकि बड़ा है, तो बेटा सॉल्वेशन कम हो पाएगा, तो फिर बताओ, है ना, ये थोड़ा हल्का रह जाएगा और जाके अटैक मार देगा। तो ये इसलिए इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगा, हम बता चुके हैं। आप इन दोनों में बात करें बेटा, तो इन दोनों में सीधे हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक कैरेक्टर, बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको पहले। तो बेसिक कैरेक्टर देख लिया, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर चेक कर लो, तो भैया लोन पेयर की अवेलेबिलिटी यहाँ रेजोनेंस में चला जा रहा है, तो लोन पेयर कहाँ अवेलेबल रहेगा भाई यहाँ पे, तो यहाँ पर ज़्यादा अवेलेबल है, मोर अवेलेबल लोन पेयर है, मोर अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, एबिलिटी ऑफ लोन पेयर, बोलो ना बेटे, तो ये मोर बेसिक हो गया। तो इसका मतलब इसके बाद इसका नंबर आ जाएगा आपका क्या, CH3 CH2O माइनस, और सबसे लास्ट में आपका चला जाएगा CH3 CH2 C++O माइनस। अब बताओ कहानी समझ में आई क्या? ये कौन सा नंबर था, एस वाला, देखो एस वाला नंबर था सेकंड, तो सेकंड आया, इसके बाद फिर O माइनस ये वाला फर्स्ट, उसके बाद फिर ये देखो कौन सा थर्ड, देख लीजिए ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन वाई नॉट डी। अरे गजब भाई, वाई नॉट डी हो गया, वाई नॉट डी हो गया जनाब, वाई नॉट डी, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो इसका करेक्ट आंसर जो है दैट विल बी ऑप्शन डी। आगे समझ में बात बेटे? चलो अगली बात करते हैं। बहुत आसान हो गया कि नहीं हो गया बेटा, सच्ची बताओ, अब मजा आ गया कि नहीं आगे? न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्वेश्चन अब नहीं रुकना चाहिए, सारी चीजें क्या क्या सॉल्वेंट का कैसे कैसे क्या क्या इफेक्ट होता है समराइज किया, हर चीज हर लॉजिक मैंने बताया बेटे। अब आपको जैसे पहला वाला एग्जांपल लिया, इसमें से ये बताना कि इन तीनों में सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन है। तो चलो पहले फर्स्ट की बात कर लेते हैं कि फर्स्ट का सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन सा होगा, फिर सेकंड की बात करेंगे और फिर थर्ड की बात करेंगे और फिर आंसर मैच कराएंगे। चलो फर्स्ट में ये जो तीन है, सॉल्वेंट इन्होंने दे दिया CH3OH, तो बेटा हाइड्रोजन ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये आपका PPS हो गया। PPS हो गया और फिर से अरे ये तो सेम क्वेश्चन पिछले जैसा हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे सल्फर, इसका साइज सबसे ज़्यादा है, साइज सबसे ज़्यादा है तो बेटा इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी भी सबसे ज़्यादा होगा, तो ये आपका थर्ड हो गया, ये लीजिए जनाब, राइट। अब DMF है तो ये तो बेटा आपका PAS है, PAS। और जब PAS आ गया तो नो रोल ऑफ सॉल्वेंट, खत्म कहानी, छोड़ो उसको, डायरेक्ट बेसिक कैरेक्टर चेक करो। अब बात आती है यहाँ पर, ये बेटा देखो चार्ज्ड है और ये न्यूट्रल है, तो हमने कहा था कि चार्ज न्यूक्लियोफाइल हमेशा मोर पावरफुल होते हैं न्यूट्रल से, तो इसका मतलब ये सेकंड तो कट हो गया। अब बात यहाँ पर आती है, साइड में लिखते हैं OH माइनस और NH2 माइनस की, OH माइनस और NH2 माइनस की, ध्यान से बेटा बढ़िया तरीके से देखें आप, OH माइनस और NH2 माइनस की बात यहाँ पर आ रही है बेटे। अब
तो जब इन दोनों की बात आ रही है बेटा, और क्या ऑक्सीजन है ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्या ये सेम पीरियड में? अरे भाई साहब, सेम पीरियड में अगर हैं तो इसका मतलब यहाँ पर भी पीएस, वैसे पीएस पीपीएस का तो कोई रोल था ही नहीं वैसे भी, है ना। तो कट करो सीधे, क्या चेक करें? बेसिक कैरेक्टर चेक करें। तो बेसिक कैरेक्टर, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक कैरेक्टर, सब समझाया हुआ। तो क्या है, सबसे पहले हम इसका एसिडिक कैरेक्टर निकाल लें। तो अब सेम पीरियड में है तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से काम चलाएंगे, और अगर ग्रुप में होता तो साइड से बात करते। तो एसिडिक कैरेक्टर की बात करें। अब एसिडिक कैरेक्टर के लिए हमें क्या चेक करना होगा? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। So acidic character is directly proportional to stability of anion and basic character is inversely proportional to stability of anion. Stability of anion. थोड़ा बताओ, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, और अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटे, इफ इज इट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और माइनस चार्ज इज मोर स्टेबल। सो एनायन इसका है ना, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन की बात कर लें अगर हम, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, तो बेटा क्या ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा? और अगर ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा तो बेटा बताओ क्या OH माइनस का एसिडिक करेक्टर NH2 माइनस से ज़्यादा होगा? बहुत सिंपल सी बात है भाई, ऑब्वियस सी बात है, होना ही होना है। तो इसका जो बेसिक करेक्टर होगा क्या इसका उल्टा हो जाएगा, यानी NH2 माइनस विल बी लेस बेसिक देन OH माइनस, सॉरी मोर बेसिक देन OH माइनस। इसको ऐसे भी उल्टा भी समझ सकते हो कि भाई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को कम होल्ड कर पाएगा, लोन पेयर आसानी से दे पाएगा, तो इसका बेसिक करेक्टर ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब अब फर्स्ट का 3 आया था, तो बेटा सेकंड का क्या आ गया? 3 आ गया। देखो NH2 माइनस आ गया, क्योंकि वाटर तो कट गया, सेकंड का 3 आ गया। थर्ड पे चलते हैं। अरे भाई साहब, सेम एटम, और आपको क्राउड नहीं लग रहा है बेटा? तो क्राउड में अगर सेम एटम आ जाए, है ना, अब फिर से वही बात आ गई भाई, यहाँ पे सॉल्वेंट वैलेंट का कोई रोल, हालांकि ये PAS है, लेकिन सॉल्वेंट का रोल तो सिर्फ जब डिफरेंट साइज होता है तभी होता है, अदरवाइज तो ठीक है, पढ़ा रहने दो, इसको पढ़ा हुआ है। अब चूंकि यहाँ पर क्राउडिंग आपको तो बेटा न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्राउडिंग। क्यों? क्योंकि क्राउडिंग अगर कम होगी तो खटाक से जाके अटैक कर देगा, क्राउडिंग अगर ज़्यादा होगी तो जाके फंसेगा, अटैक नहीं कर पाएगा। तो क्राउडिंग बेटा, तो कोई यहाँ भी क्राउडिंग, यहाँ भी क्राउडिंग, यहाँ पे सिर्फ CH3 लगा है, वेरी लेस क्राउडिंग, सो मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो इसका भी थर्ड आएगा। बेटा तीनों के थर्ड आएंगे, और ऐसा ऑप्शन यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, तो हम तो D को सही करना चाहेंगे, और हम यहाँ पर भी 3 करना चाहेंगे। सो आंसर इज वाई नॉट D, करेक्ट ऑप्शन इज D। कहानी समझ में आती है? सो चलिए, तो आई थिंक बात बेटा समझ में आ गई होगी। तो आई होप बेटा आपने न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, बेसिसिटी क्या होता है, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से समझी। एक बार मैं ब्रीफ में एक चीज़ आपको फटाफट बोलना चाहता हूँ। PPS न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेट कर सकता है, कैटायन को नहीं कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल पर माइनस या लोन पेयर होता है, पहली चीज़ तो ये। अब होता क्या है कि बेटा अगर मान लो सेम साइज है या सेम पीरियड में, तो सेम पीरियड में ऑलमोस्ट सेम साइज होते हैं। तो अगर मान लो 3-4 एटम है बेटा, सेम साइज ऑलमोस्ट है, तो जितना इसको करेगा उसका इतना इसको करेगा, उतना इसको करेगा, सेम भार होगा, सॉल्वेशन का वही इफेक्ट आएगा। तो मूवमेंट कैनेटिकली कंट्रोल्ड होता है ना बेटा, KCP रेट डिपेंडेंट होता है, तो मूवमेंट उनका लगभग वही रहेगा, तो बेटा सॉल्वेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम एलिमेंट है तो उसमें भी वही सेम एलिमेंट है, तो जितना इसको सॉल्वेट करेगा उतना ही इसको सॉल्वेट करेगा, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहाँ पे पड़ेगा? जब आप ग्रुप में आओगे। फर्क कहाँ पे पड़ेगा? जब आप ग्रुप में आओगे। तो जब ग्रुप में आओगे तो अगर आप ऊपर से नीचे जाते हो बेटा, तो साइज बढ़ता है, ऊपर वाले का साइज छोटा। अब छोटा साइज है बेटा, फंस गया पानी के चारों तरफ, पानी ने चारों तरफ उसको खतरनाक तरीके से जड़, कमजोर ही तो बेटा दबाया जाता है ना। छोटा साइज है, कमजोर था, दबा, चारों तरफ से पानी ने घेर लिया, और इतना ज़्यादा घेर लिया, इतने लोग इकट्ठा हो गए कि उसका हाइट सॉल्वेटेड साइज काफ़ी बड़ा हो गया। अब उसका मूवमेंट सबस्ट्रेट पे जाकर अटैक करने का सबसे कम हो गया। अब जिसका साइज बड़ा था उसको, उसका जो नेगेटिव चार्ज था वो स्प्रेड हो गया, तो जो हाइड्रोजन का H+ था वो उतना सॉल्वेट नहीं कर पाएगा, उसको क्या करना पड़ेगा, उस नेगेटिव चार्ज को ढूंढना पड़ेगा। अच्छा यहाँ है, अच्छा इतना बड़ा, अब घूमते घूमते यहाँ ढूंढे, अरे तो भाई उसका सॉल्यूशन बहुत कम हो पाएगा, राइट, है ना। तो उसका साइज, सॉल्वेटेड साइज उतना नहीं बढ़ पाएगा, है ना, जो बड़ा साइज वाला है, इसलिए वो आसानी से जाकर अटैक कर देगा। तो सिंपल बात है बेटा, एलॉन्ग के ग्रुप अगर आप बात करो तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्चुअल साइज, जो उनका साइज ग्रुप में होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और नॉर्मल तरीके में क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक कैरेक्टर होता है। अब बेसिक कैरेक्टर आप कैसे निकालते हो कि आप पहले एसिडिक निकाल लो, है ना। बेसिक कैरेक्टर की आप अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर चेक कर लो, है ना, कि लोन पेयर का अवेलेबिलिटी जहाँ पर ज़्यादा होगा वो, या कॉन्जुगेट बेस वाला देख लो। कॉन्जुगेट बेस जो होता है इस पर माइनस चार्ज होता है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है। या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर देख लो, या फिर स्टेबिलिटी ऑफ एनायन देख लो, और उसका इन्वर्स रिलेशन होगा उसके बेसिक कैरेक्टर के साथ।
है ना, बात समझ रहे हो। सेम पीरियड में जब बात करते हो आप तो बेटा साइज मैटर नहीं करता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे काम करते हो। एलोंग ए ग्रुप आप साइज के हिसाब से काम करते हो, मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी, ठीक है। जब अगर सेम एटम अटैच हो और क्राउड की बात आ जाए, बड़े छोटे छोटे ग्रुप की बात आ जाए, तो वहाँ पर क्राउडिंग और न्यूक्लियोफिलिक में इन्वर्स रिलेशन होता है, रीजन आपको बता दिया। तो पीपीएस बेटा केवल वहीं पे इफेक्ट करेगा जब डिफरेंट साइज होंगे, और बाकी पीएस तो वैसे भी नहीं करता है, ठीक है। पीएस अगर आ गया तो नॉर्मल बेसिक कैरेक्टर की तरह आप जाओ, पीपीएस आ गया तो वहाँ पर कहानी थोड़ी उल्टी ऊपर नीचे हो जाती है ना। और ये जो मैंने आपको बेटा दिखाया था, ये जो चार्ट बनाया था और कुछ पॉइंट्स जो लिखे थे, इनको जरूर एक बार देखना, सारी चीज़ें बहुत क्लियरली मैंने यहाँ पे बताई हैं। और ये जो लिखा है, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड न्यूक्लियोफिलिसिटी वेरी क्लियरली, बहुत अनडाउटेडली आप सारे क्वेश्चन बेटा आप कर पाओगे। ये मेरी मेहनत है बेटा, ये बेकार नहीं होनी चाहिए। न्यूक्लियोफिलिसिटी का कोई भी क्वेश्चन बेटा आपसे छूटना नहीं चाहिए बेटे, बात समझ रहे हो। काफ़ी कोशिश की, काफ़ी क्वेश्चंस भी कराने की कोशिश की, सारे कॉन्सेप्ट देखो मैंने जो भी लिखाया है यहाँ पे, पहले तो मैंने आपके सारे लॉजिक समझाए, फिर लॉजिक से ही मैंने देखो रूल बनाते हुए दिखाया आपको, जो मैंने खुद बना के आपके लिए तैयार किए, है ना। तो लॉजिकल ही तो बनाए ना बेटे, आप इनको आप डायरेक्ट यूज़ करो ना, इनको आप डायरेक्ट, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कि भैया अगर डिफरेंट ग्रुप हैं, पीपीएस है तो सीधे साइज देख लो, न्यूक्लियोसिटी होगा, पीएस है तो बेसिक कैरेक्टर देख लो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टर्म सेम है तो बेटा नो, इन दोनों केसेस में पीएस पीपीएस चेक करने की जरूरत ही नहीं है बेटे, है ना। तो मे भी बेसिक कैरेक्टर सेम के बराबर होगा न्यूक्लियोसिटी, यहाँ पे नहीं भी हो सकता है, क्राउडिंग आ गया तो क्राउडिंग देख लो आप, राइट बेटे। बेसिक कैरेक्टर का क्राउडिंग से कोई मतलब नहीं होता, बेसिक कैरेक्टर का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसके पास ज़्यादा है वो ज़्यादा डोनेट कर सकता है, उसका बेसिक कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा, राइट, है ना। और इन ए पीरियड फिर न्यूक्लियोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक कैरेक्टर होता है, यहाँ पर भी कोई जरूरत नहीं पीपीएस पीएस चेक करने की, कॉन्जुगेट बेस आ गया तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, है ना। तो लोचा सिर्फ कहाँ पर है, जहाँ पर डिफरेंट साइज होंगे या एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात होगी, वहाँ पे लोचा होगा, है ना। तो आई होप बेटा कि आज आपने न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत बढ़िया, बहुत तगड़े तरीके से समझ ली होगी। तो देखो हमने सॉल्वेंट भी समझ लिया, उसका एप्लीकेशन भी दिखा दिया, किस तरह से कैसे कैसे अप्लाई होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी में, बहुत डिटेल में मैंने आपको बताने की कोशिश की है बेटे, ठीक है। तो आई होप बेटा आपने इन्जॉय किया होगा सेशन बहुत अच्छे से, क्योंकि ये सेशन बहुत ही बेटा डिमांड से सेशन होता है बेटा। क्यों डिमांडेड इसलिए होता है बेटा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी का बहुत क्रिस्टल क्लैरिफिकेशन बुक्स में भी नहीं मिलता है, और आई होप कि बेटा बहुत कम लोगों ने इसको बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है। मैंने कोशिश किया है कि आपको क्लियरिटी 100% आ जाए, है ना। ये मेरी कुछ कोशिश थी आज इस लेक्चर में, ठीक है। तो बेटा आप क्या करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो बेटे, है ना। एंड थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। खूब पढ़ो बेटा, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो, खूब मेहनत करो, है ना। और लाइफ में जो आपका टारगेट है उस टारगेट को अचीव करो, है ना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, व्हाई नॉट डी।